हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर महावीर हुड्डा आपको आज एनटीए का 98 पेपर का सॉल्यूशन मिलने जा रहा है और इस पेपर के माध्यम से आपको कम से कम पिछले 20 या 25 एनटीए के पेपर का सॉल्यूशन इसके साथ मिक्स होगा। यानी आप जो भी 15 से 20 जो आपने पहले एनटीए के पेपर सॉल्यूशन किए हैं या सपोज मान लीजिए नहीं किए हैं, तो आज आपको हमारे एएस सर के माध्यम से, अभिषेक जी के माध्यम से आपको ये कंप्लीट इनका केमिस्ट्री का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। कम से कम 1.25 से 1.5 घंटे की एक क्लास चलेगी। उसमें आपको इतना एक बार रियलाइज हो जाएगा कि हाँ, हमने पहले केमिस्ट्री पढ़ी है, उसको एक बार अगेन आपके पास ये रिवाइज होने जा रही है। और आपको कम से कम भी हम अब तक 7 से 8 एनटीए के पेपरों के सॉल्यूशन भिजवा चुके हैं। अब आपकी 13 सितंबर को एग्ज़ाम फाइनल है और ये एग्ज़ाम के माध्यम से आपको आज ये केमिस्ट्री का सॉल्यूशन एक मिलने जा रहा है। उसके बाद हम एक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन अभिषेक जी के माध्यम से और आपको मिलेगा, जिसके अंदर ये कह सकते हैं कि जितने भी एनटीए के पेपर हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन हैं या जो भी 2020 के लमसम जो 13 सितंबर को आपका बनेगा, यानी जो क्वेश्चन उस पैटर्न पे आएंगे, उसका पूरा का पूरा मिक्सअप करके हैं। तो हमारे वाइब्रेंट एकेडमी के केमिस्ट्री के सर जो इम्पल्स परिवार से पिछले 12 महीने से जुड़े हुए हैं, सर मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। आपका जो ये एनटीए, हम ये चाह रहे हैं कि हमें पूर्ण विश्वास है, चाह नहीं रहे हैं कि जो केमिस्ट्री का आप सॉल्यूशन देने जा रहे हो वो एक अकल्पनीय होगा। और एक बार स्टूडेंट्स, ये मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों कि आपको एक बार रियलाइज हो जाएगा कि केमिस्ट्री क्या होती है। उसके बाद हम आपको अभी आपको पूरा का पूरा ऑनलाइन कंप्लीट आपके पास इम्पल्स के माध्यम से, चाहे वो 11th का स्टूडेंट्स हो, चाहे 12th का स्टूडेंट्स हो, चाहे टारगेट का हो, चाहे रिपीटर का हो, प्रत्येक फेज में आपको अलग अलग कंटेंट मिलेंगे और बहुत अच्छे कंटेंट मिलेंगे, जिसमें केमिस्ट्री के लगभग सारे के सारे कंटेंट इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के हमारे अभिषेक जी के होंगे और जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो अपने पास जीटीएस सर के होंगे। ऐसे ही करके हमारे पास जो जूलॉजी के आपके साथ पांडे जी सर जुड़ चुके हैं और पहले एस के सर, आरएन सर आपके पास ऑलरेडी पिछले इम्पल्स परिवार से 5 से 6 साल से जुड़े हुए हैं। इसलिए ये कह सकते हैं कि जो भी इनका ऑनलाइन का जो प्रोसेस होगा या जो 11th 12th के एंड टारगेट के जो कंटेंट्स होंगे वो कह सकते हैं कि एक अलग हटके होंगे। और इसमें आपको इतना रियलाइज हो जाएगा कि हम ऑफलाइन जैसी पढ़ाई कर रहे हैं। और दोस्तों, अपने लगभग अपना टाइम जो पीरियड है, जो ये कोरोना का टाइम पीरियड है, क्योंकि 5-6 महीने से सब कुछ अस्त व्यस्त चल रहा है और इसमें हम आपसे यही 13 सितंबर के लिए एक हम यही आपको कहना चाह रहे हैं कि चलो आपका जो लाइफ का जो आपने इतनी मेहनत की है वो अपना 100% देने की कोशिश करिए। इम्पल्स परिवार की ओर से आपको क्या चाहिए वो हम आपको समय समय पर देते रहते हैं। जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको उसी के अकॉर्डिंग मिलती जाती है। आप इम्पल्स के ऐप पे आप अपना देखो, एग्जाम से रिलेटेड या आपको एजुकेशन से रिलेटेड या आपको करना क्या है वो लगभग आपके पास मिल जाता है। आप ऐप पे देखें। तो सर थैंक यू, आपका स्वागत है कि हम ये चाह रहे हैं कि आज जो भी बच्चों को सॉल्यूशन दें वो एक ये मिल जाएगा कि हाँ, इसे केमिस्ट्री कहते हैं। थैंक्स सर, आप अपना। थैंक यू सर। और सभी स्टूडेंट्स को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और अब हम आपको कुछ सेकेंड्स में पेपर पर वर्क स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पर पहले से ही जुड़े हुए हैं, उन सबको हमने हमेशा ये कहा है कि पेपर हमारा टाइम पे ही होगा। कभी भी हमने ये नहीं कहा कि पेपर टाइम से नहीं होगा। और हमने हमेशा आपको इस बात के लिए प्रेरित किया, हमारी इम्पल्स पूरी टीम ने आपको हमेशा इस बात के लिए प्रेरित किया कि पेपर की तैयारी लगातार करते रहिए। ये मत सोचिए कि पेपर आगे हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, कुछ नहीं। जो डेट सरकार ने दे दी, लगे रहिए मेहनत से। तो आज वो टाइम अब आ चुका है। 13 तारीख को आपका पेपर है, एडमिट कार्ड आपके इशू हो चुके हैं। तो अब आपके पास आज 1 सितंबर है और अब आपके पास मात्र बचे हैं 10 दिन सही मायने में। यदि आप इन 10 दिनों में कुछ ना करें, केवल 17 से 18 घंटे सिटिंग कर लें और अपनी बुक्स, अपनी कॉपी, अपने नोट्स और हम लोगों के द्वारा बताए गए टिप्स यदि आप अच्छे से अपने दिमाग में उतार गए, तो मैं ये वादा करता हूँ कि आप जो भी आपके क्वेश्चंस हैं 180 उनमें अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चंस आपके सही होने वाले हैं और आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी शब्दों के साथ अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। थैंक यू सर।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं, हम लोग आते हैं अपने क्या कहते हैं पेपर पर, और अपनी बात को यहीं से अपन, हाँ भाई, अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 198 टेस्ट पेपर का एनटीए का क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव ए डाइपोल मोमेंट। ठीक है, बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, और आपको पता होना चाहिए कि नीट या अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जेईई मेंस है या समथिंग, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो मैं थोड़ा इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ उससे पहले कुछ इस पर टिप्स देना चाहता हूँ। देखो, ये जो सामने क्वेश्चन है आपके सामने, ये तो बहुत ईजी है, लेकिन इसमें और भी बहुत तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं डाइपोल मोमेंट पर। एक्चुअली डाइपोल मोमेंट क्या है, तो हम अच्छे से जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट जो है वो आपका बॉन्ड की पोलरिटी और साथ में मॉलिक्यूल आपका कैसा है, पोलर है या नॉन पोलर, ऐसी बहुत सारी बातों को आपको वो समझाता है। जैसे हम बात करें म्यू की, तो म्यू डाइपोल मोमेंट है, ये Q इंटू डी है। Q क्या है, चार्ज है, चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर है, ये बात ध्यान रहे। हाँ, एक केस ऐसा है जो आप दिमाग में अपने मेमोरी में डाल लो, वो है CH3F और CH3Cl का। इस केस में आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है, F की। तो जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड पेयर है जो इसके बीच में दिख रहा है, ये इसका जो मूवमेंट है टूवर्ड्स फ्लोरीन है, राइट। तो फ्लोरीन पर ज़्यादा निगेटिव चार्ज डेवलप होगा और चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर है, तो इसका म्यू ज़्यादा होना चाहिए, रूल ये कहता है। ठीक है, अभी जैसे मैं HF लिख दूँ, HCl लिख दूँ, HBr लिख दूँ, HI लिख दूँ, और ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को तुम वैसे डायरेक्ट सीधा भी सॉल्व कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर बॉन्ड की बॉन्ड पोलरिटी यदि हमें निकालनी है तो मैं सीधा यानी डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे, डेल्टा एन के अलॉन्ग, डेल्टा एन नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये पोलर है। डेल्टा एन इक्वल टू 0 है तो वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, राइट। इसी तरह से कोई मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल का म्यू क्या आ रहा है, 0, तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और यदि किसी का म्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो वो पोलर मॉलिक्यूल है। बहुत बेसिक बातें हैं, आपको लगभग क्लियर है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर कि म्यू बराबर Q इंटू डी। तो मैं क्या बात कर रहा था कि चार्ज यहाँ पर डोमिनेटिंग फैक्टर है, तो चार्ज तो यहाँ ज़्यादा डेवलप होगा, निगेटिव चार्ज यहाँ ज़्यादा डेवलप होगा इस फ्लोरीन के ऊपर। तो फिर यहाँ पर सबसे ज़्यादा डाइपोल नीचे वाले मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D होना चाहिए। बट यहाँ आंसर में यदि मैं इसको 1 नंबर दे दूँ, 2 दे दूँ, 3 दे दूँ, 4 दे दूँ, तो जो मेरा आंसर है वो है 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4। इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 आगे आने का मतलब है कि यहाँ डिस्टेंस का फैक्टर जो है वो डोमिनेंट हुआ। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, चाहे वो ऑर्गेनिक में क्वेश्चन आए या इनऑर्गेनिक में, आपको कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और मैं टिप्स दे रहा हूँ, कुछ टिप्स मैं ये दे रहा हूँ कि और आपसे क्या बात हो सकती है, आपसे बात हो सकती है। जैसे सवाल एक ऐसा है जो अभी इसी टेस्ट पेपर में आगे आने वाला है कि ये NH3 है, ये NF3 है, ठीक है, ये आपका H2O है। आपसे डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर लगवा सकते हैं। अब आपको पता है कि इसमें दो लोन पेयर हैं, इसमें आपका एक लोन पेयर है। लोन पेयर आपका किस डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर भी लोन पेयर दोनों देखो अपवर्ड डायरेक्शन में आएंगे, लेकिन इन दोनों का रिजल्टिंग बन जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर इन 3 का ये रिजल्टिंग बनेगा, इन 2 का रिजल्टिंग बनेगा, लेकिन यहाँ लोन पेयर का भी रिजल्टिंग बन रहा है। इसलिए वाटर का डाइपोल मोमेंट अमोनिया से ज़्यादा है। ठीक है, अब इसी तरह से जब हम यहाँ देखेंगे तो इसका तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, लेकिन फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। तो जो इस बॉन्ड की बॉन्ड पोलरिटी है वो फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगी। इसको हम वेक्टर क्वांटिटी यानी वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो जब इन तीनों का रिजल्टिंग बनेगा वो नीचे बनेगा। ये जो लोन पेयर का अपवर्ड डायरेक्शन बनेगा, दोनों कैंसिल करेंगे, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट है वाटर का, फिर अमोनिया का, सबसे कम NF3 का। ऐसे सवाल पूछ लेगा। और क्या सवाल पूछेगा, ये सब आपके एनटीए के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ही हैं। जैसे हमने शुरुआत में बोला कि हमारा उद्देश्य इस क्वेश्चन का जवाब देना नहीं है,
हमें इस क्वेश्चंस के माध्यम से मैं एक बात को पकड़ के करीब करीब कई सारे टेस्ट पेपर्स के कई क्वेश्चनों को आपके सामने लाना चाहता हूं। ये मेरा उद्देश्य है, ठीक है। उसमें मैं काफ़ी हद तक सफल भी हो जाऊंगा। और आपका क्या काम है, आप वीडियो को वॉच करें और वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि वीडियो का ही खेल है। यदि आपको लग गया कि इसमें हमको अच्छा मिल रहा है तो पक्का उसका जो 13 तारीख को पेपर है ना आपका, उसमें 101% एडवांटेज मिलेगा, राइट ना। तो चलते हैं आगे। अब यहीं से बात मैंने स्टार्ट करी एक और क्वेश्चन, जैसे ये भी तुम्हारे एनटीए के टेस्ट पेपर का, उन्होंने बोला BE_2 है और उन्होंने बोला वाटर है। उन्होंने कहा ये जो है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है कहा, और उन्होंने कहा भाई ये पोलर मॉलिक्यूल है। तो कहते हैं कि इसका म्यू जो है वो इक्वल टू 0 है और इसका म्यू जो है आपका नॉट इक्वल टू 0 है। तो आप ये बताओ कि ये उन्होंने कंडीशन बनाया, क्वेश्चन बनाया, थ्योरेटिकल बनाया कि इसकी शेप बेंट है, इसकी शेप प्लेनर है, इसकी शेप प्लेनर है, इसकी बेंट है, इसकी शेप लीनियर है, इसकी वी शेप है, इसकी शेप वी शेप है, इसकी लीनियर है। ऐसे क्वेश्चन बना दिया। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके सामने BE_2 sp हाइब्रिडाइज्ड है तो इसकी शेप लीनियर है, और यहाँ 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हैं, तो यहाँ पर वी शेप है। कौन सी शेप है, वी शेप है। तो इसका मतलब ये निकल के आया कि जो ऑप्शन में लिखा गया था BE_2 लीनियर और वाटर का शेप वी, वो हमारा आंसर हो गया। एक ऐसा भी एनटीए ने सवाल पूछा। एक और मैं और भी बहुत सारी बातें बताता हूं, पहले मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं। अब देखो यहां पर और एक सवाल आपका ये आया कि जैसे मान लो उन्होंने यहां पर आपका NH2 लिख दिया, यहां आपसे NO2 लिख दिया, ठीक है, यहां आपका NH2 लिख दिया, और ये ऑर्गेनिक कैसे सवाल हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। NO2 लिख दिया, यहां आपका NH2 लिख दिया उन्होंने, और यहाँ पर आपका NO2 लिख दिया। या एक ऐसा सवाल कोई पूछ लें वो कि यहाँ पर आपका Cl लिख के यहाँ Cl लिख दिया, अगली बार इन दोनों Cl'ों को मेटा पे डाल दिया, और उसके बाद इन दोनों Cl'ों को उन्होंने पैरा पे डाल दिया, ठीक है। आपसे बोला कि डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बताओ। इसका बहुत सिंपल सा तरीका सीख जाओ। बहुत सिंपल सा तरीका है कि यदि ये दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट हैं आपके, है ना, यदि ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट EWG के हों या ERG के हों, जैसे ये इस समय किसका वर्क कर रहे हैं, EWG, क्योंकि तुम्हें पता है कि हाइड्रोजन्स का -I पावर डोमिनेटिंग ओवर +m है, बराबर है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन्स का जब -I डोमिनेटिंग है तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने का काम करेंगे, तो ये EWG ग्रुप है। अब यहाँ दोनों मेथिल लगा दो तो वो ERG हो जाएगा, ठीक है, या तुम दोनों OH लगा दो तब भी ERG हो जाएगा, समझना बात को। तो या तो तुम दोनों EWG लगा दो, दोनों ERG लगा दो, तो तुम्हारा जो डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर आएगा तो म्यू आर्थो ग्रेटर देन आएगा म्यू मेटा ग्रेटर देन आएगा म्यू पैरा, ये ऑर्डर आएगा, समझा। अब यदि मान लो तुम्हारे को ऐसा सवाल आ जाए तो यहां तो ये तो +m लगाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को अंदर भेजने का काम करेगा, है ना, और ये जो तुम्हारा है ये -m लगाएगा यानी -I लगाएगा, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। तो एक जो है तुम्हारा ERG ग्रुप है और एक तुम्हारा EWG ग्रुप है। तो यदि एक ERG ग्रुप है और एक EWG ग्रुप लगा है और फिर डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर आ रहा है तो जस्ट आप इसका उल्टा कर दो, वहाँ पर ये ऑर्डर आएगा ऐसे करके। बहुत कॉमन बात है, तो सिंपल सी बात है। ये वेक्टर नीचे की तरफ आ रहा होगा, इसको ये वेक्टर इस तरफ खींच के कैंसिल आउट कर रहा है। यहाँ ये नीचे आ रहा है, ये भी ये नीचे की ओर खींच रहा, दोनों का एडिशन हो रहा है। यहाँ कॉमन सेंस की बात, ये ऊपर खींच रहा, ये नीचे खींच रहा, दोनों का कैंसिल आउट हो रहा है। क्लियर। तो ये एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, जो मैंने तुम्हें भी समझाया। आगे आ जाए। अब यदि मान लो कभी एक सवाल आपका ये पूछा ही गया है ना, ये तो सवाल बहुत बार आया है, जैसे ये है ना, ये सवाल जैसे क्या है कि ये सवाल है ऐसे, तो इनके अंदर आपसे सवाल पूछा जाता है ऐसे करके। तो ये जो सवाल है ना, इनमें ये आपका क्यूनॉल है, ठीक है, 1,4-डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन है, ये थायोहाइड्रोक्सी है। तो इन सवालों में क्या होता है, इन सवालों में देखने में ऐसा लगता है कि ये वाला म्यू इसका 0 होना चाहिए। एक्चुअली 0 नहीं होता, जस्ट 0 होता है, परंतु हम उसे म्यू नॉट इक्वल टू 0 बोलते हैं। उसके पीछे लॉजिक क्या होता है, बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है।
कि ये जो बॉन्ड के डायरेक्शंस का खेल तो है ही, यहाँ साथ में ये भी है कि जब ये लोग, क्योंकि ये दोनों ERG ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉनों को अंदर भेजेंगे तो कुछ सेकेंड्स के लिए जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं उस समय इनके नेगेटिव, ये जो इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं उन इलेक्ट्रॉनों और वो इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन पर ऑलरेडी मौजूद हैं उनमें रिपल्सन होता है, तो प्लेनरिटी आउट होती है। वो प्लेनरिटी जब आउट होती है तो उस समय उनका जो डाइपोल मोमेंट है वो पूरा डाइपोल कैंसिल आउट नहीं हो पाता है, क्योंकि थोड़ा सा प्लेनरिटी आउट होने से वहाँ पर कुछ ना कुछ पोलरिटी डेवलप हो जाती है और वहाँ पर म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है, राइट। इस सेम थिंग यहाँ होती है, तो इस टाइप का सवाल भी आपसे पूछा जाता है, यानी यहाँ पर दोनों में म्यू जो आएगा वो नॉट इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि जो आप यहाँ सोच रहे हैं वही यहाँ है। और सेम बात यही जो है एनिलीन के लिए भी है, यदि आप खाली एनिलीन लेते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, और यदि उसके नीचे भी लेते हैं तब भी आपका आंसर यही आएगा। तो मुझे लगता है कि मैंने कई पॉइंट्स आपको आपके NTA के पेपरों से ही उठाए हैं। अब इसमें अपने सवाल पर आ जाते हैं। अब अपना सवाल ये है कि अपन को पहले से ही सारी 3 ABC तीनों अपन को दे दिए गए हैं, किसमें, पहले से ही तीनों दे दिए गए हैं अपन को पैरा पर, ठीक है, और यहाँ मेटा लगा है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि यदि ये पैरा पर लगे हैं तो, और ये सब EWG है कि ERG, EWG है, ABEWG है और ABEWG है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इसका मतलब ये का डाइपोल मोमेंट सबसे कम है, इस मेटा से तो पक्का कम है, क्योंकि हमने क्या भी समझाया कि यदि दोनों EWG हों, दोनों सब्सिट्यूएंट EWG हों, दोनों ERG हों, तो उस कंडीशन में म्यू O सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम म्यू M है, उससे कम म्यू P है, और म्यू P लगभग 0 होता है। और इन तीनों केसेस में तो बिल्कुल ही 0 होगा, लगभग 0 की बात ऐसे क्वेश्चंस में आती है जहां पर प्लस M इफेक्ट लगता है ऊपर से इन दोनों में। इन 3 क्वेश्चन जो तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं, बस इतने 3 ध्यान रख लो, कोई तुमसे नया नहीं पूछा जाएगा जहां पर म्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा, पैरा पर भी। यहां तो सोचना ही नहीं, यहां प्लेनरिटी है, यहां प्लेनरिटी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये लीनियर है, यहां sp है, यहां sp, ये NC नहीं है, ध्यान रखना, ये CN है, ये मिसप्रिंट है, ये NTA में ऐसे बहुत मिसप्रिंटिंग है ना, ऐसे भी अब आगे भी दिखाएंगे मिस प्रिंटिंग, और फिर अभी दिखाएंगे 104 105 जो पेपर नंबर आया है ना, उसके अंदर कई सवाल ऐसे गलत हैं, अभी मैं तुम्हें बता दूंगा, नहीं तुम गलत ही पढ़ते रह जाओगे, फिर वो गलत सवालों उनको भी ठीक कर दूंगा मैं। और मैं पूरा एनालिसिस कर रहा हूँ पेपरों का, मैंने पूरे पेपरों को बहुत डाउनलोड किया है अपने पास, उन पेपरों को खुद ही सॉल्व किया है, तो उसमें मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, उनको मैं तुम्हें अगले सेगमेंट्स में लेके आऊँगा, पक्का। आप केवल ध्यान से मुझे सुन लो, मैं मानता हूँ कि आपका टाइम कम है, आप मुझे उतना इस समय सुन नहीं पाओगे क्योंकि आप अपने रिविज़न में लगे हुए हो, लेकिन बट यदि आपने मुझे सुन लिया वाकई में थोड़ी देर, तो मैं पक्का वादा करता हूँ कि आपको 13 तारीख के पेपर में बहुत एडवांटेज मिलेगा, ठीक है ना। हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आपका समय नहीं बर्बाद करते हो। तो ये CN था, तो ये जो है CL है, इन सब का म्यू साफ साफ दिखाई पड़ रहा है 0 है, ठीक है। अब मेटा है तो पक्का है, मेटा का ये ऊपर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो इसका म्यू 0 नहीं आएगा, क्या आएगा, म्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा। आपसे उन्होंने पूछा एक्सपेक्ट हैव ए डाइपोल मोमेंट, तो इसका मतलब हमारा आंसर डी हो गया। आई बात समझ के। तो ये जो क्वेश्चंस हमने तुम्हें आज समझाए, ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट हमने तुम्हें बता दिए जिससे डाइपोल मोमेंट का कोई सवाल आता है तो लगभग सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक मैं और डाइपोल मोमेंट पर सवाल बताना चाहता हूँ, थोड़ा टिपिकल है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कोई आपसे पूछ सकता है, फिर भी क्योंकि NTA ने इसको भी थोड़ा किसी न किसी पेपर में डाला है, तो मेरे मन में आ गया कि मैं इसको भी बता ही दूँ तुमको। थोड़ा सा इसको साफ लिखना चाहता हूँ मैं और अच्छे से। देखिए साहब, ये H है, ये C है, ये ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है, ये तो हाइड्रोजन साइनाइड है, इसका टॉटोमर होके बनेगा आइसोसाइनाइड। तो उन्होंने आइसोसाइनाइड पर एक सवाल लिया। क्या सवाल है, ध्यान से देखना। सवाल ये है कि इसमें उन्होंने बोला कि म्यू ऑब्जर्व्ड और म्यू थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल को अपन म्यू कैलकुलेटेड भी कह सकते हैं और ऑब्जर्व्ड को म्यू एक्सपेरिमेंटल भी कह सकते हैं। इनमें उन्होंने रिलेशन पूछ लिया इस सवाल के अलावा। अब बड़ा सरल सवाल है, कुछ कठिन नहीं है, देखना जरा। जब मैं थोड़ा कलर चेंज करके आता हूँ, यहाँ पर जो H और N है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से N की तरफ चलेगी, ठीक है। हाँ, एक और बात अभी मुझे बतानी है, मैं यहाँ लिख दूँ, नहीं
थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि भी मैं बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंस है। आ जाओ देखो, ऐसा भी एक सवाल उन्होंने पूछा है। तो H से N की तरफ आपका तीर गया और इधर N से C की तरफ नहीं जाएगा, C से N की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी N से कम है। ठीक है भाई साहब। अब ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा, तो क्रॉस हो रहा है ना। लेकिन जरा देखो, ये इधर जा रहा है लेकिन लोन पेयर का मूवमेंट इस तरफ है जो आप इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर रहे हो। तो हमारी जो थ्योरी है जिस पर हम वर्क करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके हिसाब से तो ये वेक्टर इधर जा रहा है, ये इसको कैंसिल आउट कर रहा है। परंतु जो ऑब्जर्व हो रहा है वो इधर जा रहा है और इसके लोन पेयर का डायरेक्शन भी उधर ही है, तो वो वेक्टर ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहां पर ऑब्जर्व्ड ग्रेटर देन कैलकुलेट आएगा। यानी जो ऑब्जर्व हुआ वो आपका हुआ क्या कहते हैं, कंडीशंस के हिसाब से। कैलकुलेट आप कर रहे हो अपने हिसाब से जो आपको थ्योरी समझाई गई है। तो यहां जो आंसर आपका बना म्यू ऑब्जर्व ग्रेटर देन म्यू कैलकुलेट बना। ठीक, एक और बात आ जाओ जो मैं यहां बताने वाला हूं। एक सवाल उन्होंने ये भी पूछा कि ये जो CCl4 है इसका म्यू क्या है, 0। तो ये पोलर मॉलिक्यूल है कि नॉन पोलर? अभी मैंने बताया ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन भाई साहब आपको पता होना चाहिए कि इसका बॉन्ड जो है, उन्होंने बोला इसके बॉन्ड कैसे, तो बॉन्ड इसके कैसे हैं? बॉन्ड में पोलरिटी है क्योंकि बॉन्ड में कार्बन और Cl है और दोनों की डेल्टा En नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब बॉन्ड तो पोलर है लेकिन पूरा मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है। इस पर भी उन्होंने बात की। तो ये थी NTA के कुछ स्टैंडर्ड्स पेपर के अच्छे क्वेश्चंस का सलूशन, और साथ में NTA 98 को हमने आधार बनाया है और उसके पहले क्वेश्चन का जवाब भी आपके सामने आ चुका है। ये सवाल अच्छा सवाल था। ये सवाल मुझे लगता है कि बहुत रेयर पूछा जाना है क्योंकि थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ बहुत सारी बातें और भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा इस पर जाना नहीं चाहता। लेकिन मैं थोड़ा बार वापस हिंट देता हूँ कि ये आप जब करोगे चीज़ों को तो आप वैसे ही करोगे जैसे डेफिनीशन कहती है। डेफिनीशन क्या कहती है कि इस H और इस N के बीच में ये जो बॉन्ड पेयर है, उस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स N होंगे और CON में टुवर्ड्स N होंगे। तो जो वेक्टर इधर होगा, एक वेक्टर इधर से आ रहा होगा, वो कैंसिल आउट कर रहे होंगे, तो वो कैलकुलेटेड वैल्यू है। लेकिन जो ऑब्जर्व्ड हुआ वो आपका ज्यादा आया। क्यों? क्योंकि H से N का डायरेक्शन है, लेकिन N के लोन पेयर को आप कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ ट्रांसफर कर रहे हो, तो वहां ज्यादा स्ट्रेस होगा क्योंकि वहां पर ऑक्टेट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। इसलिए रिजल्ट में ऑब्जर्व्ड ग्रेटर देन थ्योरेटिकल या एक्सपेरिमेंटल ग्रेटर देन कैलकुलेटेड या एक्सपेरिमेंटल ग्रेटर देन थ्योरेटिकल वाली कहानी बनेगी। धन्यवाद। अब हम लोग यहीं से अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो NTA का है, NTA का ये क्वेश्चन ये कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कोलाइडल सल्फर इज फॉर्म्ड। सबसे पहले तो मैं तुम्हें कोलाइडल सल्फर फॉर्म करके दिखाता हूं। आप जरा ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, यहां देखें ध्यान से। ये जो कोलाइडल सल्फर आप बना रहे हैं, तो इस कोलाइडल सल्फर में जो आप कोलाइडल सल्फर ले रहे हो, तो वो जो कोलाइडल सल्फर है वो क्या चीज है उस पर तो मैं भी आ रहा हूं। पहले मैं सल्फर बनाता हूं, जरा ध्यान से देखो। ये 2+ है भाई और ये 2- है। अब 2+ और 2- का मतलब ये है कि ये अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सल्फर की लोअर कितनी होती है, -2, और हाईएस्ट कितनी होती है, +6। इसी तरह से ये फेरस है और इससे फेरिक में जाना है, तो भैया दोनों लोअर में है, तो हम यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, यहाँ हमारा S नहीं बन सकता। अब अगला देखो, ये 3+ है और ये आपका 2- है, यानी ये लोअर है और ये हाइयर है, फेरिक में है। तो फेरिक वाला किस में चला जाएगा, फेरिक वाला फेरस में चला जाएगा, तो FeCl2 आ जाएगा। ध्यान से देखना। और ये -2 वाला 0 में आ जाएगा, सल्फर में। तो इसका मतलब यहाँ 0 बन गया। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, एक का आपका रिडक्शन हो गया और दूसरे का आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। समझे? तो ये रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ हो गई और सल्फर मिल गया। ये सल्फर आपका कोलाइडल सल्फर है, ठीक है। इसको यहाँ छोड़ दोगे, धीरे 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 इसमें जो बोर्ड पर कलर दिख रहा है, वैसे तो ये पैरेट कलर है लेकिन हल्का पीला कलर इसमें आ जाएगा। ये हम जब प्रैक्टिकल करते हैं तो उसको जब छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे S जो है S8 में चला जाता है, और S8 से ही मैं कुछ बातें निकालूंगा आपके सामने। पहले यहाँ देख लो, ये H2SO4 है और ये H2S2O4 है। इनके बीच में
इस तरह का कोई भी रेडॉक्स नहीं बनता जिसमें सल्फर मिले, और SO2Cl2 ये तुमने मिला भी दिए तो ये SO2Cl2 बना लेंगे, यहां भी सल्फर आपको ऑब्टेन नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता था यदि इस भाई साहब को, कौन से भाई साहब को, SO2 वाले भाई साहब को H2S वाले भाई साहब में डाल दिया जाता, राइट, तो क्या होता कि ये -2 है, ये +4 है, तो ये अपना नंबर घटाता तो सल्फर में आ जाता, ये अपना नंबर बढ़ाता तो सल्फर में आ जाता, ये रेडॉक्स हो जाता, तो यहां पर वापस से हमको कोलाइडल सल्फर मिल जाता। समझ रहे हो भाई? हाँ, एक और तरीका हो सकता था, Na2H2O3 लेते हाइपो थायोसल्फेट और इसमें हम डाल्यूट HCl डाल देते, ठीक है, तो क्या होता, इसके हमें 2 मोल लेने पड़ते, 2 मोल लेके हम क्या बना लेते, 2NaCl बना देते। 2NaCl के बाद हमारे पास क्या बचता, 2H बचते, तो 2H से H2O निकल जाता, साथ में SO2 निकल जाती और फिर से सल्फर आ जाता, वापस से ये कोलाइडल सल्फर आ गया। ये 3 इंपॉर्टेंट मेथड है NCERT और उसके सराउंडिंग घूमने वाले। जब भी आपसे कोलाइडल सल्फर या सल्फर के फॉर्मेशन को लेके कोई सवाल आएगा, इन 3 के अलावा चौथी बात आपसे नहीं पूछी जाएगी, राइट ना। अब मैं यहीं पर कुछ बात और बताता हूँ। ये कोलाइडल सल्फर है, तो एक्चुअली एलोट्रोप ऑफ सल्फर, एलोट्रोप ऑफ सल्फर में बहुत तेज़ी से बात को सुनो क्योंकि समय बहुत तेज़ निकलता है तो अपने पास टाइम नहीं होता उतना। 2 प्रकार के यहाँ बातें होती हैं, एक होती है क्रिस्टलाइन और एक होती है एमॉर्फस। एक होती है क्रिस्टलाइन और एक आपकी होती है एमॉर्फस, ये क्रिस्टलाइन है। अब एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में, एमॉर्फस में 3 आते हैं, एक आता है आपका प्लास्टिक सल्फर, दूसरा आता है मिल्क ऑफ सल्फर और एक होता है आपका कोलाइडल सल्फर जो आप यहां पढ़ रहे हो। और इधर जो क्रिस्टलाइन है इसमें आपके 2 आते हैं, एक होता है अल्फा सल्फर और एक होता है आपका बीटा सल्फर। अल्फा सल्फर जो होता है उसको हम रोम्बिक सल्फर कहते हैं, क्या कहते हैं, रोम्बिक सल्फर। और बीटा सल्फर होता है उसको हम मोनोक्लिनिक सल्फर कहते हैं। जो रोम्बिक सल्फर होता है और मोनोक्लिनिक सल्फर होता है, यानी जिसे अल्फा और बीटा बोलते हैं, इन दोनों का ट्रांजिशन टेम्परेचर जिसे हम TT बोलते हैं वो 369 केल्विन होता है। यानी ये दोनों फॉर्म 369 केल्विन पर क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं, करेक्ट है। दोनों ही CS2 में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये इनसॉल्युबल होते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, अल्फा जो सल्फर है ये पानी में इनसॉल्युबल होता है, परंतु ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, बेंजीन, ईथर, उसमें क्या होता है, सॉल्युबल होता है ना। ये दोनों फॉर्म S8 में क्या करती हैं, एडजस्ट करती हैं, और S8 की जो शेप होती है वो क्राउन शेप होती है। तो ये हमने कुछ एलोट्रोप से रिलेटेड बातें बताई जो आपके NTA के पेपरों में 1-2 जगह पूछी गई, ठीक है। तो अब मैं अपने बात को यहीं से ख़त्म करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन पर। अब आ जाइए आप हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। देखा जाए तो ये 2 मिनट का सवाल है, पर तो मैं इसमें कई सारी बातें ला रहा हूँ, मुझे सवाल नहीं सॉल्व करना है। सबसे पहले तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक सिंपल सा ट्रिक है, पहले आप उसको ले लो। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक सिंपल सा ट्रिक ये है कि आप यहाँ पर क्या करो, यहाँ से बात स्टार्ट करो, यहाँ 14 लिखो, 14, फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20, इसके पीछे आ जाओ, 13, 12, 11, 10, 9, 8। अब बॉन्ड ऑर्डर लिख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करो, ये तुम्हारा सेंटर पॉइंट है, ये यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 3 है। अब क्या करना, 0.5 घटाओ, 2.5, 2.5 के साथ यहाँ 2, 2 के साथ 1.5, 1.5, 0। इधर देखो सेम थिंग 2.5, 2, 1.5, 1.5 और 0, राइट ना। अब इस बॉन्ड से हमारा इस सवाल का जवाब आ जाएगा, ये 18 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1,
और ये तुम्हारा 14 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3, ये तुम्हारा 19 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0.5, और ये तुम्हारा 16 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आया 2। और बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है बॉन्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है बॉन्ड एनर्जी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो तुम्हारा आंसर यहाँ बी बन गया। समझ गए? क्लियर हुआ ना बात, है ना? अब आगे यहीं से बात आगे बढ़ाते। अब सवाल और क्या तुमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंतर्गत ये पूछ सकते हैं? तो देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंतर्गत इन्होंने तुमसे कई पेपरों में कई टाइप के सवाल पूछे। एक तो सबसे पहले तुमको ये पता होना चाहिए n लेस देन इक्वल टू 14, और एक तुम्हें पता होना चाहिए n ग्रेटर देन 14। यहाँ पर sp मिक्सिंग अलाउड है और यहाँ पर sp मिक्सिंग नॉट अलाउड है। ध्यान से देखते चलना, sp मिक्सिंग क्या है? नॉट अलाउड है। अब यदि ये अलाउड है और वो नॉट अलाउड है तो बात समझना, sp मिक्सिंग ऊपर अलाउड है, नॉट अलाउड है। तो और एक और बात, जो यहाँ अलाउड है इसलिए यहाँ पर सिग्मा पाई जो है 2px बराबर पाई 2py और सिग्मा 2pz यहाँ आता है। और इसमें क्या होता है, सिग्मा 2pz अपनी जगह पर होता है और पाई 2px बराबर पाई 2py होता है, क्योंकि sp मिक्सिंग से यहाँ पर क्या होता है, इस वाले की जो एनर्जी है ना, वो बढ़ जाती है, इसलिए वो आगे चला जाता है। ठीक है ना? अब क्या होता है कि सवालों को कई तरीके, अच्छा इसके बाद क्या आता है, इसके बाद सबको पता है, इसके बाद आगे क्या आएगा, इसके बाद आगे आएगा पाई स्टार 2px बराबर आएगा पाई स्टार 2py, और उसके बाद क्या आएगा, सिग्मा स्टार 2pz, ये आएगा। इसी तरह से यहाँ भी पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, और इसके बाद आएगा सिग्मा स्टार 2pz। मेरे भाई एक और बात ध्यान रखना, अब जो ये है एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले और बिना स्टार वाले बॉन्डिंग है। ठीक है, पीछे आपको आता है ये सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s स्क्वायर, सिग्मा 2s स्क्वायर, सिग्मा स्टार 2s स्क्वायर। ये 20 तक का स्टडी हम लोग करते हैं। अब कई तरह के सवाल बन जाते हैं। सवाल जैसे क्या बनेगा, देखते चलो। सवाल आपसे बनेगा N2 से N2 प्लस में हम ले गए। ठीक है, तो N2 से यदि N2 प्लस ले गए तो बॉन्ड ऑर्डर तो तुम्हारा मुंह जवानी आ जाएगा, 3 था 2.5 हो गया, राइट। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से कम हुआ, तो सिग्मा 2pz से कम हुआ। ठीक, अब सवाल आ गया कि N2 से N2 माइनस आ गए तो तुम्हारा जो बॉन्ड ऑर्डर था वो फिर से वापस 2.5 ही रहा, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन तुमने बढ़ाया, तो बढ़ाया तो कहाँ गया वो पाई स्टार 2px में भी हो सकता है, पाई स्टार 2py में। एक और बात ध्यान रहे, एनसीईआरटी ने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड ली है, तो हमने जेड पर सिग्मा बनाया है और एक्स और वाई पर पाई बनाया है। अब एग्जाम में ये सवाल आ जाए कि N2 से N2 माइनस बनाने में इलेक्ट्रॉन कहाँ इंसर्ट किया है, तो वो पाई स्टार 2px भी हो सकता है, पाई स्टार 2py भी हो सकता है, पाई स्टार 2pz भी हो सकता है। अच्छा, ये कैसे? अरे भाई ये कैसे कि तुमने मुझे आईएनए नहीं फिक्स की है, या तो तुम मुझे बता देते कि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो रहा है उस समय जो हम आईएनए ले रहे हैं वो x है। यदि आईएनए x ले लेते तो फिर हमारा जो वो इलेक्ट्रॉन है पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz में जाता। क्लियर है ना? तो ऐसे छोटे छोटे सवाल आपके बहुत उन्होंने बनाए इस पे। दूसरा उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने स्टेबिलिटी ऑर्डर पे सवाल बना दिया। सवाल कैसे बनाया, O2 लिखा, O2 प्लस लिख दिया, O2 माइनस लिख दिया, बोला इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाओ। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर पर कैसे सवाल लगेगा, आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1.5। हमें कैसे पता चला, देखो 16 में कम हो गया, कितना हुआ 15, 15 पर कितना होता है 2.5, कितना है यहाँ पर 2.5, यहाँ कितना हो गया 1.5, कैसे 16 एक 17, 17 पर 1.5 यहाँ से देख लिया। अब यहाँ 2.5 है, यहाँ 1.5 है, यहाँ 2 है, तो इसका मतलब है कि O2 प्लस सबसे आगे आएगा क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। उसके पीछे कौन आएगा, O2 आएगा, और उसके पीछे O2 माइनस आएगा। इस आधार पर स्टेबिलिटी लगाते हैं। अच्छा, मान लो जैसे इसी सवाल में लगानी होती स्टेबिलिटी, ऐसा भी उन्होंने सवाल पूछा है, तो क्या करते हैं,
अरे भाई सिंपल सी बात है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन तुमने ऐड किया है और इसमें तुमने निकाला है, तो जो तुमने ऐड किया है वो तुमने एंटी बॉन्डिंग में भेजा है। और तुमको पता है बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या डिवाइड बाय 2। तो यदि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है तो हम एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख लेते हैं। जिसमें एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी वो अनस्टेबल होगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग का मतलब ही है कि वो इलेक्ट्रॉनों को पास नहीं ला रहे हैं, दूर दूर फेंक रहे हैं, अनस्टेबिलिटी को जनरेट कर रहे हैं। करेक्ट है। और देखो, और उन्होंने क्या सवाल पूछे हैं मोटी पर, बहुत टाइप ऑफ सवाल पूछे हैं। उन्होंने एक सवाल कलर पे पूछा कि F2, Cl2, Br2 और I2, ये जो लोग हैं ना, यानी एक तरीके से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो फैमिली है, ये हेलोजन वाली जो फैमिली, कलरफुल फैमिली है, ये सब कलरफुल कंपाउंड्स हैं, है ना। अब ये कलर आता कैसे, उन्होंने इस पर सवाल पूछा। और इस पर एम्स ने भी सवाल पूछा। तो भैया वो पहले पूछा था, अब तो एम्स तुम्हारा इंक्लूडेड है। तो भैया कैसे पूछा, कैसे हुआ, तो बहुत सिंपल बात है, मैं एक बात से समझा देता हूँ जल्दी से। F2 18 है, आप 18 को यहाँ फिलिंग करो तेजी के साथ। जब तुम 18 को फिलिंग करोगे तो नीचे वाले के हिसाब से आओगे, नीचे वाले के हिसाब से आओगे तो कितने भरते हुए आओगे, यहाँ पर 2 भरोगे और यहाँ पर 2 भरोगे, 18 यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये तो दोनों भर जाएंगे और ये खाली पड़ा रह जाएगा 18 में। समझ रहे हो ना, मैं भर के नहीं दिखा रहा हूँ, इतना खुद दिमाग लगाओ। अब यदि यहाँ 2 और 2 भर गए तो ये 18 तक यहाँ आ गया, ये खाली रहेगा। तो जो भरा वाला रहेगा इस F2 के अलोंग, उसको तो बोलेंगे होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो ये खाली वाला बचा जो उसके बाद वाला, वो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। अब लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में जब लाइट, सन की लाइट हम डालेंगे, HNu डालेंगे, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजेक्शंस होगा, वो होमोलूमो ट्रांजेक्शंस होगा। होमोलूमो ट्रांजेक्शन से वेवलेंथ आएगी और उस वेवलेंथ से कलर डिफाइन होगा विबग्योर के अकॉर्डिंग। विबग्योर, क्लियर है ना। तो इसका मतलब है कि हमसे भी ये सवाल पूछा गया था कि कैसे कलर आ रहा है, तो वो कलर होमोलूमो ट्रांजेक्शन से आ रहा है। इसके अलावा एक मुझसे और सवाल पूछा गया, जो मैं अभी एक और बात बताने वाला हूं, जिसमें इन्होंने अभी गलती की है। 105 या 104 का NTA का पेपर है, मैं भी बताता हूं। उस सवाल के अंदर ये है कि जैसे NO2 है, NO2 के अंदर कौन सा कलर है, तो NO2 में भी कलर जो आ रहा है रेडिश ब्राउन, वो भी होमोलूमो ट्रांजेक्शन से आ रहा है। गलती क्या की है वो मैं बता दूं। ये गलती उनके पेपर में ये है क्योंकि तुम लोग फिर उसी तरह से पढ़ते भी रहोगे कई लोग, और गलत पढ़ते रहोगे। उन्होंने एक सवाल दिया CF3, एक दिया ClO3, एक दिया NO2, और कहते हैं इसमें डॉट नहीं लिखा था उन्होंने। डॉट हम लिख रहे हैं, डॉट उन्होंने नहीं लिखा, डॉट हटा ही देते हैं। अरे हाँ, तो उन्होंने डॉट नहीं लिखा था मेरे भाई। उन्होंने क्या किया था, इस सिंपल ऐसे लिख दिया था सीधा सीधा क्वेश्चन के अंदर। ये आपका 104 होगा या 105 होगा, इतना मुझे ध्यान नहीं कौन सा पेपर है ना। मैंने कई सारे पेपरों को रीड किया है और लेटेस्ट अपडेट देख रहा हूँ। बहुत डिटेल उन्होंने दी है भाई, मैं बता रहा हूँ। उन्होंने मेहनत बहुत करी है, मैं उनकी मेहनत को दाद देता हूँ। जितनी मेहनत NTA ने की है ना, यदि वाकई में आपने कर ली होगी ना, और आपने उनको ढंग से देख लिया होगा और मुझे भी सुन लिया होगा, तो मैं गारंटी बोलता हूँ आपको कोई ताकत नहीं हरा पाएगी। आ जाओ, देखो उन्होंने सवाल दिया, उन्होंने कहा इसका डाइमर करो, और उन्होंने बोला डाइमर करने के बाद जो कंपाउंड बन रहा है उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है क्या, और नीचे ऑल ऑफ दिस टिक भी कर दिया, और इसको sp2 लिख दिया। अरे भैया ये sp2 नहीं है। जब कार्बन अपने से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है तो उस समय वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचते हैं। तो जो बॉन्ड पेयर ये अंदर जिससे ये इलेक्ट्रॉन बना, ये जैसे बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलके, वो शिफ्ट होता है टूवर्ड्स F, तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जनरेट होती है। इसलिए वो ऑर्बिटल कौन सा, जिस ऑर्बिटल में वो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो भी पार्टिसिपेट कर जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, उन्होंने sp2 लिख दिया है ना सॉल्यूशंस के अंदर। अब आप देखना, इसी तरह से ClO3 के अंदर भी कहानी यही है। यहां पर भी Cl से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे हैं, तो यहां पर भी ये ऑड इलेक्ट्रॉन यहां सही लिखा है sp3, यहां पर भी सही लिखा है। N है, N के साथ डबल बॉन्ड O है, ये कोऑर्डिनेट O है, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन यहां हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पर भी आपका क्या बनेगा, sp2 बनेगा। तो इसका मतलब है कि जब सेंट्रल एटम जो भी है वहां पर
ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज में, उस ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज में सराउंडिंग वाले की ईएन सेंट्रल से यदि ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच के सेंट्रल पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, इसलिए वो ऑड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, उसमें हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाएगा। करेक्ट है ना। तो यहाँ sp2 था, यहाँ sp3। अब डाइमर बनाओगे तो एक सिंगल बॉन्ड के साथ क्या बन जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड के साथ चारों तरफ F आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, तो ये sp3 रहा। तो कहाँ हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ, है ना। अब इधर देखो, यहां पर जब तुमने इसको मिलाया तो ये भी क्या हुआ, sp2 से sp2 रहा, और इसको मिलाया तो ये भी sp3 से sp3 रहा। तो क्वेश्चन मानने में कहीं कोई गलती है, बट आप ध्यान रखो, वो बस मेरा बताने का मतलब ये था, बाकी कोई गलती है मैं उस पर ज़्यादा नहीं ध्यान देना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने CF3 को sp2 लिख दिया, वो गलत sp3 है। CH3 होता यदि यहाँ H लगा होता F की जगह पर तो वो sp2 होता, क्योंकि H की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन कार्बन पर होते। अब जब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ रहा होता तो वो ऑड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल उससे रिपल करके दूर भाग जाता। और आपको पता है कि हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, और इंटरमिक्सिंग तभी संभव हो सकती है जब इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स हो, या ऑलमोस्ट इक्वल हो, या लगभग, यानी कहने का मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी गैप उनके बीच में नहीं होना चाहिए। तो जब हम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम लेते हैं तो ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन वाला जो ऑर्बिटल है वो रिपेल करेगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन कार्बन पर बढ़ेंगे, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा तो रिपल्सन के कारण एनर्जी गैप बढ़ जाएगा, इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तब sp2 बोलोगे आप। यानी यहां F पर नहीं बोल सकते, वो sp3 है, ये एक गलती थी। तो ऐसी छोटी मोटी गलतियां चलती रहती हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी कुछ बात लाते हैं। एक बात उन्होंने और करी, एक सवाल और पूछा, और ये सवाल पुराना IT का भी है कि B2 जो है वो पैरामैग्नेटिक है। बिल्कुल, क्यों पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि B2 के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन को तुम भरोगे तो तुम कौन सा केस अप्लाई करोगे, लेस देन इक्वल टू 14 वाला अप्लाई करोगे। तो भरो सिग्मा 1s स्क्वायर स्टार 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर स्टार 2s स्क्वायर, और उसके बाद किस में आएगा, पाई 2px1 पाई 2py1, यानी यहां पर आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ लिया जाए तो म्यू बराबर √n+2 बोल दोगे। अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक होगा, पेयर्ड है तो डायामैग्नेटिक होगा। उन्होंने कहा ठीक है, हम हुन्स रूल वायोलेट कर दें। क्या कर दें, हुन्स रूल वायोलेट कर दें। तो जब हुन्स रूल वायोलेट कर दोगे तो दोनों में एक एक अनपेयर्ड जो आ रहा था, जो 2 अनपेयर्ड थे वो 0 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसी में भर जाएंगे। तो इसका मतलब है कि वहां पर आपका डायामैग्नेटिक आएगा, पैरामैग्नेटिक। एक सवाल ये भी पूछा। एक उन्होंने सवाल और भी पूछा, जो मैं sp मिक्सिंग लिखा था उस पर पूछा उन्होंने बोला कि यदि C2 है और C2 के अंदर क्या हो, C2 में इंटरमिक्सिंग है ना। उन्होंने कहा कि C2 का यदि नॉर्मल बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो कुछ नहीं है, 12 है, 2 निकल आएगा। कैसे 2 निकालोगे, सिग्मा 1s स्क्वायर स्टार 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर स्टार 2s स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा, पाई 2px2 पाई 2py2। तो इसका मतलब 2 यहाँ तो 10 बॉन्डिंग में आ जाएंगे, और आपके किसमें 8 बॉन्डिंग में आ जाएंगे, 4 एंटी बॉन्डिंग में आ जाएंगे, करके निकाल लो, आ जाएगा। लेकिन वो ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि sp मिक्सिंग अलाउड ही नहीं है। तब बताओ C2 का पैरामैग्नेटिक है, C2 की डायामैग्नेटिक है, ये सवाल था। अब तुम यदि C2 को sp मिक्सिंग नॉट अलाउड वर्ड बोल दोगे तो तुमको वो नीचे वाले से सॉल्व करना पड़ेगा, n greater than 14 से सॉल्व करना पड़ेगा सवाल को। तो सिग्मा 1 स्क्वायर स्टार 1 स्क्वायर 2s स्क्वायर स्टार 2s स्क्वायर, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन जाएगा सिग्मा 2p z में जाएगा। तो जब z में जाएगा, क्योंकि यहां तो पहले कौन भरा जाएगा, z भरा जाएगा, तो z भरेगा तो 10, फिर 1 11 1 12, इसका मतलब पैरामैग्नेटिज्म आ गया। देखा, ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे सवाल आपको बताए। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि उनके कई सारे सवाल जो मैंने बहुत सारे पेपरों में देखे वो हमने तुम्हें बताए, और इससे निश्चित रूप से तुम्हें कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि 1-1.5 घंटे आप 10 दिन के इस टाइम पीरियड में 2 बार मुझे देख लेंगे तो पक्का है कि आपको बहुत कुछ रिवाइज हो जाएगा, जो शायद आप अपने स्टैंडर्ड से उतने अच्छे से रिवाइज ना कर पाएँ। ठीक है, ज़रूर आप वीडियो देखें, और मैं अब बात अपनी आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। अब मैं आगे चलता हूँ। ये हमारे सामने सवाल 4 आ गया, बड़ा इजी सवाल है। एरोमेटिक पता लगाना है। एरोमेटिक के अंदर कोई दिमाग नहीं लगाना, बस आपको 2 बात ध्यान रखनी है। पहली बात ये कि जो भी वहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव या कुछ भी है, कोई न्यूट्रल स्पेसीज है, उनमें रेगुलर कॉन्जुगेशन होना चाहिए।
रेजोनेंस प्रॉपर होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। एवरी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। और फिर हकल्स रूल, हकल्स रूल कौन होता है? 4 हकल्स रूल आपका है, एक मिनट को ठीक कर दूं जरा मैं। हकल्स रूल जो आपका है वो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये रूल आपका, और n का वैल्यू आपका 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो, ये रूल यदि आपका लग जाता है तो इसका मतलब है कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है, ठीक है। और यदि उसमें एक भी कार्बन sp3 हुआ तो वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। या फिर ऐसी कोई कंडीशन हो जैसे कॉट, ये है, ये सब कुछ अच्छे एग्जांपल्स हैं, ये पूछे भी जाते हैं और आपके पूछे भी गए, उन्होंने ऐसे लिख दिया। तो ये क्या है? ये कंपाउंड देखने में तुमको लगेगा कि ये देखो 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, हकल्स रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, एवरी कार्बन sp2 है, तो तुम एंटी एरोमेटिक लिख सकते हो। परंतु रियली ये अंदर इनके स्ट्रैंड बहुत है, स्ट्रैंड बहुत होने से ये अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं और टफ शेप में चले जाते हैं। तो इनमें प्लेनरिटी क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसलिए ये देखने में एंटी एरोमेटिक लगेंगे लेकिन है नॉन एरोमेटिक, राइट। कोई भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, आपका ये सवाल आ गया डाइपोल मोमेंट पर भी हम लोग बात कर रहे थे, ये डबल बॉन्ड ओ लिखा हुआ है, ये और एक आपका डबल बॉन्ड ये लिखा है, ये आपका ट्रोपोलोन हो रहा है, ये लिखा हुआ है ट्रोपोलोन। अब उन्होंने बोला कि इन दोनों में किसका डाइपोल मोमेंट है, बॉन्ड पोलरिटी यहाँ पर चेक करनी है तुमको। तुमने क्या किया, पाई बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट किया, इसी तरह से इधर के पाई बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट किया। तो जैसे ही तुमने पाई बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट किया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इसके साथ कंजुगेट कर गया। लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी हकल्स रूल आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक है। और यहाँ पर टोटल आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी जब हम 6 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू लिखेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, 6 में 2 कम हो जाएगा, 4 n से करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी ये कंपाउंड एरोमेटिक बन रहा है। तो इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट बहुत ज्यादा होगा, इस बॉन्ड की पोलरिटी बहुत ज्यादा होगी क्योंकि कंपाउंड एरोमेटिक बन रहा है। ऐसे सवाल आ जाते हैं आपके। ये सब सवाल हम कोई अपने मन से नहीं ला रहे हैं, ये सब हमने अभ्यास किया है और उसी अभ्यास के थ्रू आपको ले चल रहे हैं। कई सवाल ऐसे आ जाते हैं, वो ऐसे लिख देंगे आपको, ऐसे है ना। कई जगह पर वो आपको और स्टैंडर्ड आपका बढ़ा देंगे। स्टैंडर्ड बढ़ाने का मतलब है कि ये यहाँ पर B लिख के, H लिख के और ऐसे करके यूँ आ जाएंगे, यहाँ पर ऐसे आ जाएंगे। कई सवाल आपके ऐसे होंगे जहाँ पर वो आपको O करके डबल बॉन्ड करके ऐसे ले आएंगे, समझ रहे हो। कई सवाल आपके ऐसे होंगे जहाँ पर वो आपको O यहाँ लगा देंगे और यहाँ पर आपका एक प्लस लगा देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड लगा के यहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे। ऐसे करके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। जैसे ये यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन है लेकिन हर कार्बन sp2 है तो ये एंटी एरोमेटिक है। ये आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, हर कार्बन और बोरान, यहाँ भी बोरान है, हर कार्बन यानी एवरी एलिमेंट sp2 है, इसलिए ये एरोमेटिक है। ध्यान से देखो, है ना। अब ये रेजोनेंस कैसे सर करेगा? क्यों नहीं करेगा? इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होगा, इसके p वैकेंट p के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ये वाला जैसे पाई है तो ये जब पाई यूं चलेगा तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे। फ्यूरॉन है, क्या है? फ्यूरॉन है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, उसमें एक अंदर हेट्रो एटम है, तो ये भी आपका एरोमेटिक है। ये वाला कैसा है? ये भी हेट्रो है लेकिन इसमें पहले ये यूं चलेगा, फिर ये यूं चलेगा, यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ भी बॉन्ड बन जाएगा, इसका मतलब ये भी एरोमेटिक बन गया। तो हर एक कंपाउंड को प्रॉपर वे में आप यदि ध्यान से देखेंगे तो बड़ा ईजी होगा एरोमेटिक पता लगाना, एंटी एरोमेटिक पता लगाना और नॉन एरोमेटिक पता लगाना। यहाँ देखो ये नॉन एरोमेटिक है। क्यों नॉन एरोमेटिक है? क्योंकि इसमें ए कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सोचना ही नहीं है। ए भी नॉन एरोमेटिक है क्योंकि यहाँ भी ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और ये तुम्हारा 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक है। एक और बात बता दूं कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी सवाल पूछा जाता है कि जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं? एग्जिस्ट नहीं करते, वेरी अनस्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे किसी भी रूल्स को फॉलो ऑफ नहीं करते। इसीलिए एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को हमें सबसे पीछे डालना है। कभी कभी स्टेबिलिटी आ जाती कार्बोकैटायन की, मैंने मान लो ये लिख दिया कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में, और इसके साथ मैंने मान लो इसको लिख दिया, मैंने बोला इन दोनों के अंदर स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, तो ए आगे रहेगा क्योंकि ए एरोमेटिक है और ये एंटी एरोमेटिक है। और मैं इन तीनों के स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाने की बात करूं तो
कैटायन को लगाऊंगा एनायन ऐसे नहीं, बीच में उल्टा सीधा नहीं कर सकते। तो मैं जैसे ए बी सी की स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाऊंगा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ए होगा, उसके बाद सी होगा, सबसे पीछे बी होगा, यानी सबसे आगे एरोमेटिक आएगा, फिर नॉन एरोमेटिक आएगा, फिर एंटी एरोमेटिक आएगा। ठीक है, बहुत जगहों पर ऐसा हो रहा होगा, कहीं कहीं तुमको ऐसा दिखना होगा कि जैसे मान लो ये कंपाउंड है और यहाँ पर कुछ 2 Cl लगे हैं और मुझे कोई रिएक्शन करना है और उस रिएक्शन के दौरान यहाँ दोनों Cl हटके ऐसे रेडिकल आ रहे होंगे, तो वो रेडिकल के साथ वहाँ पर हमें इंट्रा बॉन्ड नहीं बनाना है। वैसे हम इंट्रा बनाना पसंद करते हैं, लेकिन क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो एंटी एरोमेटिक हो रहा होगा तो उसका डाइमर करके नॉन एरोमेटिक बनाना पसंद करेंगे। करेक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हमने देखे और हमने तुम्हें समझाए, और ये हम बोल रहे ना, ये सब बातें रामबाण की तरह हैं। यदि आप ध्यान से सुन लेंगे ना तो मैं पक्का वादा करता हूँ कि आपको बहुत बड़ा फ़ायदा 13th को होगा। आगे बढ़ता हूँ, अब मैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूं, और यह है मेरा क्वेश्चन नंबर 5। IUPAC, बहुत सरल सवाल, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत कम आता है, बहुत ही रेयर चांस है IUPAC का कोई क्वेश्चन आए, और वो भी शायद इस जैसा IUPAC का क्वेश्चन तो मुझे ना ही बराबर लगता है। हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि डबल बॉन्ड कहाँ से पास है। तो हमको पता है कि डबल बॉन्ड ये जो है ये इधर से पास आ रहा है 3 4। कोई बोले ये नहीं यहाँ से भी तो आ रहा है, अरे भाई यहाँ से आ रहा है तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन भी तो चाहिए, तो लॉन्गेस्ट चेन तो मिलेगी 3 4 5 6 7 8 9 10 से, और यदि मैं इधर से नंबरिंग करूंगा तो 3 पे डबल बॉन्ड जरूर आएगा, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन नहीं मिलेगी। तो हमें ध्यान रखना है कोई भी मल्टीपल बॉन्ड यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इंसर्ट है तो उसको कहाँ से वह पास है ये तो ध्यान रखना है, साथ में लॉन्गेस्ट चेन भी कंसीडर करनी है। करेक्ट है ना। और आपके बहुत सारे सवाल इस टाइप से पूछे जाते हैं। अब इसमें देखो 5 पर एथिल है, 6 पर एथिल, तो ये तीनों ऑप्शन में 5 6 डाई एथिल है, कोई बात नहीं। 3 पर मेथिल केवल एक ऑप्शन में दिया तो ए आंसर हो गया, बड़ा इजी होता है। अब इसमें एक और बात सिखा दूं, इसमें तुम्हारे में ये सवाल यदि IUPAC का कहीं आया भी ना तो आप ये ध्यान रखना कि IUPAC का सवाल आपकी NCERT से सीधा छपा हुआ होगा, और वो भी 99% में ये कह सकता हूँ कि वो सवाल आपका इस टाइप से होगा, यानी कहने का मतलब मेरा है कि वो एरोमेटिक कंपाउंड्स पर पूछा जाने वाला सवाल होगा। ज़्यादातर सवाल उनके जो आते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंडों में भी एरोमेटिक पर पूछे जाते हैं, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ऐसे करके सवाल आते हैं आपके, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। इनमें कुछ एक आध और मैं बात समझा दूं, ये सवाल उन्होंने बहुत पूछे भी हैं। एक आध सवाल उन्होंने ऐसा भी पूछा है, एक पेपर में ऐसा सवाल था जिसमें ऐसे साइक्लोप्रोपिल लगा रखा था, यहाँ एक डबल बॉन्ड लगा रखा था, यहाँ पर एक मेथिल लगा हुआ था, ऐसा भी एक सवाल था। तो मुझे नंबरिंग यहाँ से करनी थी 3 4 5। अब यहाँ पर 2 पर साइक्लोप्रोपिल है, 4 पर मेथिल है, अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता पहले लिखो, 5 कार्बन से पेंट है, 2 पर इन है। ठीक है, 2 बार डबल बॉन्ड आ जाए तो पेंटा डाई इन है। पेंटा जब लिखोगे तो पेंटा, 2 बार डबल बॉन्ड आया, 2 बार ट्रिपल बॉन्ड आया, 2 से अधिक बार आया तो ए का इस्तेमाल करेंगे, पेंटा डाई इन, पेंटा ट्राई इन, ऐसे करके वर्ड यूज होंगे, है ना। अल्फ़ाबेटिकल ध्यान रखो, एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड, दोनों तरफ से एक लेफ्ट हैंड साइड पर डबल बॉन्ड है, राइट हैंड साइड पर ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों की पोजीशन सेम है तो एडवांटेज डबल बॉन्ड के फेवर में जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड का अल्फ़ाबेटिकल वर्ड ई है और ट्रिपल बॉन्ड का अल्फ़ाबेटिकल वर्ड वाई है। ई पहले आएगा, वाई बाद में आएगा। कोई भी फंक्शनल ग्रुप है उसको प्रायोरिटी में देना, सबसे ऊपर कौन आता है COOH, फिर कौन आता है SO3H, फिर कौन आता है एनहाइड्राइड, ऐसे करके पूरी टेबल दिमाग में रखी रहनी चाहिए, भूलना ही नहीं चाहिए। जो सबसे ऊपर है टेबल में उसका सफिक्स, उसके नीचे वाले का क्या लगेगा प्रीफिक्स, जो मेन ग्रुप है उसका लगेगा सफिक्स, बाकी सभी का क्या लगेगा प्रीफिक्स। अब जैसे यहाँ दोनों ग्रुप सेम है तो इसका नाम क्या है, बेंजीन 1,3 डाइऑल। वैसे ये कौन है, रिसोर्सिनॉल, तो पूछेगा राइट डाउन द IUPAC नेम रिसोर्सिनॉल। अब रिसोर्सिनॉल का फार्मूला नहीं पता तो नहीं लिख सकते, ऐसे सवाल आ जाएगा। राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ मैलेइक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, राइट, और मैलेइक फ्यूमेरिक में सिस ट्रांस भी इस्तेमाल होगा क्योंकि वहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म लग रही है, समथिंग। अब यहाँ देखो, यदि कोई ऐसा सवाल आता है जिसमें कार्बन रिलेटेड फंक्शनल ग्रुप सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो उसमें हम एक वर्ड यूज करते हैं कार्बो, तो इसका मतलब है बेंजीन कार्बोल्डिहाइड बोलेंगे, और बेंजीन कार्बोल्डिहाइड यदि नहीं है ऑप्शन में तो बेंजल्डिहाइड होगा, ध्यान रहे। हाँ, यदि ये अंदर गोला नहीं होता तो फिर साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं होता। ये बेंजीन है इसलिए यहाँ बेंजीन कार्बोल्डिहाइड नहीं होगा तो बेंजल्डिहाइड होगा। तो नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोल्डिहाइड। इधर देखो, ये COOH लगा है, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 आएगा।
4 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक नहीं होगा तो बेंजोइक एसिड होगा। बेंजीन पर CN लगाओ तो बेंजोनाइट्राइल बोलेंगे, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल बोलेंगे, कार्बोनाइट्राइल दिया है तो बेंजोनाइट्राइल होगा, बेंजोनाइट्राइल। ये बेंजोइक एसिड है, ये बेंजल डिहाइड है, बेंजीन पर CN लगाओ तो बेंजोनाइट्राइल है, और वैसे सही मोर करेक्ट क्या है, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। यदि वो नहीं है तो ये चलते हैं। अब जैसे यहाँ देखो ये डायरेक्टली CHO नहीं जुड़ा है तो इसका मतलब नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, तो 2 फेनिल एथेनल आएगा, 2 फेनिल एथेनल। ऐसे करके कोई भी IUPAC नेम आए, हमें नहीं लगता आप गलती करोगे, मैंने आपको एक सफिशिएंट आइडिया दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, बढ़िया सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C4H10O दैट आर ईथर्स आर, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, अच्छा सवाल है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का सवाल है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। C4H10O को लेके बात अपनी हो रही है, ठीक है ना। अब हमारे को जरा बात समझना, ऐसे सवालों को सॉल्व करने का मैं एक बहुत अच्छा सा जुगाड़ बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। हिंदुस्तानी हम लोग जुगाड़ की बात ज़्यादा करते हैं, राइट ना, तो हम ट्रिक बोलते हैं उसको। और देखते हैं, जैसे हमारे पास C2H6 है, तो मैं जब इसको खोलूँगा तो मुझे पता है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, देखो फटाफट थोड़ी कलम तेज चलाते हैं, H1 निकालो, AB 1 डिग्री AB 1 डिग्री, तो इसमें केवल नंबर ऑफ जो एल्काइल बनेगा, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ एल्काइल की, तो जो नंबर ऑफ एल्काइल बनेगा वो 1 होगा, ठीक है। अब यदि मैंने यहाँ ले लिया CH3 CH2 और फिर ले लिया CH3 और फिर उसी तरह से H निकाला, तो यहाँ 2 नंबर ऑफ एल्काइल आएंगे, कैसे, ये 1 डिग्री ये 1 डिग्री ये 2 डिग्री, दोनों 1 में से किसी एक से निकाल लो, तो एक बनेगा प्रोपाइल नॉर्मल वाला और दूसरा बनेगा, जब 2 डिग्री से निकालोगे तो आइसोप्रोपाइल, तो 2 नंबर ऑफ एल्काइल आ गए। अब आप देखो 4 ले लो, 4 लेते ही यहाँ पर ये 2 स्ट्रक्चर आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि एक तो नॉर्मल बनेगा आपका ब्यूटेन और एक बनेगा आइसोब्यूटेन, तो 5 ले लेंगे तो 3 स्ट्रक्चर आ जाएंगे, बिल्कुल, एक बनेगा नॉर्मल पेंटेन, एक बनेगा आइसोपेंटेन, एक बनेगा नियोपेंटेन, राइट। सभी को पहले बना लो। अब देख इसमें 1 डिग्री है, इधर भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री ये 2 डिग्री, तो एक बार 1 से निकालो 2 से निकालो तो 2 यहाँ पर आ गए, और इसी तरह से यहाँ देखो ये 1 डिग्री ये 1 डिग्री ये 1 डिग्री, और सभी 3 से जुड़े, तो किसी एक से 1 से निकालो, किसी 3 से निकालो 2, तो टोटल नंबर ऑफ एल्काइल यहाँ 4 आ गए। अब देख तुम्हारा सवाल ये दिया हुआ है जिसमें तुमको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स निकालना है, उसमें क्या निकालना है, ईथर। बताओ ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, सर ये बाईवेलेंट, ये ईथर है। अब ईथर में इधर कम से कम एक कार्बन चाहिए, इधर एक कम से कम कार्बन चाहिए हो, तो उधर एक कम से कम कार्बन लो, कितने बचे 3, तो C3H7 इधर लिख दो, इधर CH3 लिख दो, चेक करो 7 3 10 3 1 4 बराबर है ना। अब देख C3H7 के नंबर ऑफ एल्काइल कितने आ रहे हैं, चेक करो, C3H7 ये है, क्योंकि यहाँ पर जब एक H करोगे तो उधर देखो 3 3 2 5 2 7, तो इसका मतलब 2 एल्काइल आ रहे हैं, तो 2 ये आ गए। अब तुमको पता है कि ये बाईवेलेंट है, बाईवेलेंट ग्रुप में यदि कार्बन का अरेंजमेंट इधर उधर चेंज होता है या इधर ही चेंज होता है, एक और बात बता दूं मैं, तुम्हारी NCERT एग्जाम्पलर की बात है, अच्छा मुझे यहां पर याद आ गई, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे लोग 101% में चैलेंज के साथ बोल सकता हूं गलती करने वाले हैं, कोई ताकत नहीं उसको गलती कराने से रोक सकती है। देखो यहाँ 2 कौन कौन से ग्रुप थे, एक था नॉर्मल एक था आइसो, तो ये हो गया नॉर्मल वाला हिस्सा और ये हो गया तुम्हारा आइसो वाला हिस्सा, बड़ा इजी होता है, आपको वहां से कोरिलेट करना है। अब जरा ध्यान से देख, इसका नाम है 1 2 3 1 मिथॉक्सीप्रोपेन और इसका नाम है 2 मिथॉक्सीप्रोपेन। अब यदि कोई बोलेगा इन दोनों के अंदर कौन सी आइसोमरिज्म है, तो 99% लोग पोजीशन आइसोमरिज्म लिख देंगे, लेकिन 1% समझदार लोग मेटामरिज्म लिखेंगे, क्योंकि बाईवेलेंट ट्राईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के रिगार्ड यानी उसके क्रॉस है ना, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन की व्यवस्थाएं बदलें या लेफ्ट हैंड साइड कार्बन 3 हो, उधर 1 हो, इधर 2 रह जाए, उधर 2 हो जाए, यानी कार्बन का अरेंजमेंट ग्रुप के दोनों साइड चेंज हो बाईवेलेंट और ट्राईवेलेंट ग्रुप में, या एक साइड ही चेंज हो रहा है जैसा यहां दिखाई पड़ रहा है, तो इसे हम पोजीशन नहीं बोलेंगे, इसे मेटा बोलेंगे। यदि मेटा ऑप्शन नहीं दिया है तब आप पोजीशन टेक कर सकते हो, करेक्ट है ना, तो ये भी मेटामरिज्म बनेगा। इसके अलावा अब इसका एक उधर चेंज करो, तो ये C2H5 OC2H5 ये भी मेटामरिज्म है, क्यों, क्योंकि इधर 3 कार्बन उधर 1 था, दोनों तरफ 2 हो गए, यानी ग्रुप के इधर उधर भी क्या हुआ, कार्बन का अरेंजमेंट बदल गया, ये भी मेटामरिज्म का पार्ट है। तो इसका मतलब अब ये C2H5 है, C2H5 मतलब एक ही बनेगा, एक, तो टोटल आपके कितने बने 3। अब यही सवाल बदल दे, बदला ही है, कई तरीके से सवाल पूछा उसने, यहां पर बदल के वो एल्कोहल लिख दे, एल्कोहल करके भी पूछा है, शुरू में ही पूछा है ये एल्कोहल, तो एल्कोहल पूछेगा तो क्या हो जाए, कुछ नहीं करना, C4H9OH लिख लो। अब C4H9 कितने
कितने एल्काइल है? 4, तो ये 4 आंसर आ गया, तो यहाँ 4 आ जाता है, एल्कोहल लिखा होता है। अच्छा, अब यदि उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पूछ लेता तो आ जाओ यहीं से देख लो। अब तुमको जो बनाना है उसमें एक बार 1 डिग्री में यहाँ जोड़ोगे, एक बार 1 डिग्री में यहाँ जोड़ोगे तो 2 1 डिग्री बनेंगे, एक 2 डिग्री बनेगा, एक 3 डिग्री बनेगा। अरे वाह, यहीं से चेक कर लिया, बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाना, फटाफट। अच्छा, टोटल 7 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं इसमें। क्यों? एल्डिहाइड सोच ले। अरे भैया कैसे सोच लोगे मेरे चाचा? एल्डिहाइड में एक पाई बॉन्ड आ रहा है तो उसका डी क्या होना चाहिए? कम से कम 1 होना चाहिए ना उस पूरे कंपाउंड का। और जब यहां डी निकालोगे तो क्या होगा? यहां डी निकालोगे तो 4 + 1 - 10/2 हो जाएगा, वो तो 0 आ रहा है। इसका मतलब डी 0 है, तो कोई भी ऐसा फंक्शन ग्रुप हो ही नहीं सकता जिसमें कम से कम एक पाई बॉन्ड मौजूद हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, अब ये सब अपने मन से नहीं ला रहे हैं, ये सब हमने पेपरों में देखा है। अब आ जाओ, बहुत मजा आता है। इन द गिवन रिएक्शन एक्स का पता लगाना है। अच्छा सवाल है, ज़्यादा कठिन नहीं है लेकिन अच्छा सवाल है। ये एक्स का पता लगाना है और ऊपर से एसीटोन दे दिया, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट दिया है और ऊपर से I- एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी दिया हुआ है। कंफ्यूज कर दिया। क्या कंफ्यूज कर दिया? कुछ लोग सोचेंगे SN2 हो रही ना, डिग्री देखो कौन सा है, 3। आपको पता है कि SN1 जो रिएक्शन है और SN2 जो रिएक्शन है, जल्दी से इसके बारे में सोच लो। SN1 रिएक्शन क्या है? SN1 रिएक्शन जो आपका है वो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये 2 स्टेप में होने वाला रिएक्शन है। SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन हो रहा होता है वो स्टेप उसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसका मतलब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन उसका रेट पर डिपेंडेंसी रहेगा। इसी तरह से SN2 है। SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है और ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो इसमें आपका एल्किल हाइलाइट के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल का भी रोल होता है। तो इसका मतलब इसकी जो SN2 की रेट है वो आपके RX के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल पर भी बेस्ड होती है, लेकिन SN1 की रेट केवल एल्किल हाइलाइट पर बेस्ड होती है। SN1 रिएक्शन के अंदर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की रिक्वायर्ड होती है, जैसे वाटर, एल्कोहल, आपका फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। और SN2 के अंदर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की रिक्वायर्ड होती है जिसमें DMSO, DMF, एसीटोन वगैरह आते हैं और अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी हमारे फेवर में जाएगा। बट यहां पर चूंकि बैक अटैक होता है, बैक अटैक होने के कारण वेल्डन इन्वर्जन होता है, यहाँ कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन यदि कहीं बनेगा तो पक्का है कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल जब उस पर अटैक करेगा तो ऊपर से भी करेगा, नीचे से भी करेगा, तो रेस्माइजेशन होगा। अब बात आती है कि जब बैक अटैक होगा तो स्टेरिक क्राउडिंग का फैक्टर काम करेगा, तो 3 डिग्री <, 2 डिग्री <, 1 डिग्री <, Me आएगा और उसमें 3 डिग्री पर कैंची चल जाएगी। अब यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बेस्ट कार्बोकैटायन है, तो 2 डिग्री 1 डिग्री और Me बहुत अच्छा कार्बोकैटायन नहीं है, इसलिए क्रॉस लगा दिया। इसका मतलब है, और एक और बात समझ लो, जब यहां 2 डिग्री आता है SN2 के साथ कोई सवाल आ जाए 2 डिग्री है तो क्राउडिंग ठीक ठाक है। यदि क्राउडिंग ठीक ठाक है तो आप एक चेक कर लो कि वहां सॉल्वेंट कौन है। यदि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ तो आपको SN2 नहीं बनानी है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN2 लगाओ, R दिया तो S बनाओ, S दिया तो R बनाओ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे को NTA के पेपरों में मिल जाएंगे। अब आती है बात इस सवाल के जवाब की। तो ये भैया क्या डिग्री है? 3 डिग्री। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। जब ये 3 डिग्री है तो इसका मतलब इसमें SN1 ही लगेगी। SN1 ही लगेगी तो चाहे कितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो, चाहे सॉल्वेंट के रूप में पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ही क्यों ना हो, लेकिन डिग्री चूंकि 3 है तो SN1 लगाना। इसका मतलब कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा तो A भी बन सकता है और B भी बन सकता है। तो इसका मतलब इसको पहले रफ कर दिया जाए और फिर इस सवाल का जवाब ले लिया जाए। देखो इस सवाल का जवाब आ गया आपका कभी कभी क्या हो जाता है, सवाल ही गायब हो जाता है मेरे भाई। ये देखो आ गया। तो इस सवाल का जवाब हो गया C, मिक्सचर ऑफ A एंड B। करेक्ट है ना? तो अब मुझे नहीं लगता यहाँ कोई गलती होगी, क्योंकि मैंने जो चीजें NTA के पेपरों में इससे रिलेटेड पूछी गई सब बता दी। हाँ, एक और तरीका सवाल पूछा गया इसमें NTA के पेपरों में। उन्होंने ये बोला कि जैसे उन्होंने ऐसे लिख दिया 3 डिग्री बेंजाइल कार्बोकैटायन, 2 डिग्री बेंजाइल कार्बोकैटायन, 1 डिग्री बेंजाइल कार्बोकैटायन, बोला रेट ऑफ SN1 लगाओ। तो सबसे आगे रेट ऑफ SN1 में कौन आएगा? 3 डिग्री बेंजाइल कार्बोकैटायन जिसमें बन रहा होगा वो हैलाइड आएगा। उससे बाद कौन आएगा? 2 डिग्री जिसमें बेंजाइल कार्बोकैटायन बन रहेगा, उसके पीछे कौन आएगा? 1 डिग्री। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर।
ऐसे करके उन्होंने पूछ लिया कि आपको दे दिया एक बार 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, किसी में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कर दिया तो वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के आधार पर SN1 का लगा दो। और SN2 के लिए ट्रांजिशन स्टेट का ध्यान रखो और वहां पर क्राउडिंग का फैक्टर डोमिनेंट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 3 डिग्री या जहां पर स्टीरिक क्राउडिंग ज्यादा है उनको पीछे रखना है, जहां क्राउडिंग कम है उनको आगे रखते जाना है। तो ऐसे करके भी उन्होंने सवाल आपसे पूछे। ठीक है, अब आओ आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। अच्छा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू H2SO4। बहुत बढ़िया सवाल है। क्या कहता है H2SO4 के लिए सवाल? आ जाओ, बहुत प्यारा सा सवाल है और इस सवाल के बारे में अपन बात करते हैं। देखो ये H2SO4 है, हम अच्छे से जानते हैं H2SO4 का फार्मूला ये है। देखो इधर ध्यान से देखते चलो, ये H2SO4 का फार्मूला है। सबसे पहले हम इसकी NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो पहला H बहुत फास्ट निकलता है ना। पहला H इतना फास्ट निकलता है क्योंकि ये जो आ रहा है यहाँ पर निगेटिव है, ये इस CO और इसके द्वारा क्या स्टेबलाइज्ड है। समझ रहे ना बात को। और यदि यहाँ पर जब हम आगे आते हैं तो ये बन जाता है हमारा NaHSO3 क्योंकि ये OH उस H को न्यूट्रलाइज कर देता है वाटर में। अगली बार फिर से हम इसमें डालते हैं NaOH तो ये फिर से H निकलता है, लेकिन अब H के निकलने की रेट पहले के रिस्पेक्ट में क्या हो जाती है? कम। क्यों पहले के रिस्पेक्ट में कम हो जाती है? इसलिए कम हो जाती है कि जब हम इसको यहाँ लगाते हैं, ये चलाते हैं तो ये भाई साहब भी यहाँ मौजूद बैठे होते हैं, इनका प्लसियम काफ़ी डोमिनेंट हो जाता है। तो ये दोनों तो इसको स्टेबलाइज करते हैं, लेकिन ये भाई साहब बहुत स्ट्रांगली उसको डिस्टेबलाइज करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले H के निकलने का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है, दूसरे वाले के निकलने का एसिडिक कैरेक्टर कम है। यदि पहले वाले को Ka1 दे दिया जाए, A मतलब एसिड, K मतलब कांस्टेंट, वन एसिड कांस्टेंट और दूसरे को Ka2 दे दिया जाए तो इसका मतलब Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पूरे की बेसिसिटी 2 है ना, क्योंकि यहाँ फाइनली बन गया Na2SO4 और यहाँ भी भैया 4 लिखो, यहाँ गलती मत करो, यहाँ 3 नहीं आएगा 4 आएगा, NaHSO4 आएगा। अब भाई साहब देखो, यहाँ बना Na2SO4, यहाँ NaHSO4 बना। अब इस पूरे सवाल को इसी से जोड़ते हैं। पहला कहता है द मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड बाय H बॉन्ड। H बॉन्ड के साथ ये बोलते हैं मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होते हैं, बिल्कुल इन सभी के अंदर OH है। अब OH है तो उसमें पक्का है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। कौन सी बॉन्डिंग होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ऐसे डॉट 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 हाइड्रोजन बॉन्डिंग O के साथ और फिर यहाँ पर ऐसे करके चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट राइट है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज 6। सबको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर पर ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होता है। द हाइब्रिड स्टेट ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम ऑफ OH ग्रुप इज सेम। देख लेते हैं, यहाँ 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर है तो यहाँ पे sp3 बनेगा, यहाँ 4 बॉन्ड पेयर है तो यहाँ भी sp3 बनेगा। ये भी स्टेटमेंट राइट है। द एसिड ऑलवेज एग्जिबिट ए बेसिसिटी ऑफ 2। गलत, ऑलवेज लिख दिया। क्यों? क्योंकि पहले Ka1 के निकलने की रेट Ka2 के निकलने की रेट से बहुत ज्यादा है, इसलिए पहला H निकलेगा, बाद में दूसरा निकलेगा। इसका मतलब ऑलवेज 2 नहीं हो सकती, इसमें बेसिसिटी 1 भी हो सकती है कंडीशंस के अलोंग, राइट। यदि मैं कल के लिए ये बात लिख दूं तो इसकी बेसिसिटी आपको 1 ही बोलनी है, राइट ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ ऑलवेज वर्ड नहीं लगा सकते, ये बात ध्यान रहे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर डी हो गया, क्योंकि आपने हमसे पूछा क्या है? नॉट एप्लीकेबल। अब इससे मुझे कई सारे और भी इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले। जैसे उन्होंने हमसे एक सवाल ये पूछा कि HCl डबल बॉन्ड O, HCl डबल बॉन्ड O ऐसे, और HCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर पहले मैं एक बार थोड़ा सा इसको सही कर दूँ। जो सवाल उन्होंने पूछा HO है ना, यहाँ पर भी HO है और यहाँ पर भी आपका HO, ऐसे सवाल आया है ना। तो ये HClO4 HClO3 और HClO2 है। अब यहाँ पर तुम्हारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है? तो यहाँ पर तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट जो तुम्हारा निकल के आ रहा है वो चेक कर लो। यहाँ पर तुम्हारा कितना आ रहा है? यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ तुम्हारा 7 आ रहा है ना, 2 2 4 2 6 और ये पूरा -1, तो HClO4 है ना। तो यहाँ पर आ गया -2 -2 -2 -6 और -1, तो ये हो गया 7 सही है। ये -2 -2 -1 5 और ये हो गया -2 -1 यानी +3, ठीक है। अब ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। अब उन्होंने ये सवाल नहीं पूछा, उन्होंने आपसे सवाल पूछा कि ऐसे ही सवाल बना दिया। उन्होंने बोला कि ये 3 क्लोरो एसिड है, राइट, एक पेपर में है। क्लोरो एसिड में उन्होंने पूछा तीनों के सेंट्रल क्लोरीन पर सभी की हाइब्रिड स्टेट सेम है, सही है। यहाँ चेक कर लो, यहाँ पर आपके 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है, सॉरी, यहाँ पर 1 लोन पेयर है
और यहाँ पर चारों बॉन्ड पेयर हैं, तो यहाँ भी sp3 है, यहाँ 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, यहाँ भी sp3 है, यहाँ 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, यहाँ भी sp3 है। फिर उन्होंने दूसरा सवाल पूछा कि इन दोनों के टोटल लोन पेयर इसके लोन पेयर के बराबर है। गलत जवाब। सेंट्रल एटम पर Cl पर उन्होंने लेके पूछा, गलत। इन दोनों में मिला के Cl पर 1 लोन पेयर है, यहाँ अकेले 2 लोन पेयर हैं, गलत हो गया। फिर उन्होंने कहा ये तीनों जो है ना उनकी बेसिसिटी 1 है, वहाँ ऑलवेज नहीं लिखा था, तीनों बेसिसिटी 1 है, बिल्कुल सही, तीनों की बेसिसिटी 1 है। फिर उन्होंने आपसे पूछा, आंसर तो आपका आ गया जो मैंने यहाँ दिखाया। फिर उन्होंने आपसे पूछा कि इसमें जो टोटल, इन दोनों के अंदर टोटल पाई बॉन्ड है वो इसके पाई बॉन्ड के बराबर है। तो यहाँ टोटल पाई बॉन्ड 3 है और यहाँ भी टोटल पाई बॉन्ड 3 है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। तो वहाँ पर जो नोट करके सवाल आया उसमें वो वाली बात गलत चली गई जो लोन पेयर वाली बात उन्होंने पूछी। इसके अलावा उन्होंने और क्या पूछा, देख उन्होंने ये पूछा, उन्होंने लिख दिया S2S2O3, उन्होंने लिख दिया S2S2O4, उन्होंने लिख दिया S2S2O5, उन्होंने लिख दिया S2S2O6 और आपसे कहा इन चारों में से, चारों ऑक्सी एसिड्स में से कौन सा ऐसा ऑक्सी एसिड है जिसमें सल्फर की 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिल रही है। अब देखो, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने की एक ट्रिक सीख लो। वो ट्रिक क्या है, यदि किसी भी ऑक्सी एसिड के सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो उसका नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे मैं सल्फर की बात करूं तो सल्फर का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, उसके वैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है ना। जैसे क्रोमियम +6 है, जैसे मैग्नीज +7 है, जैसे फास्फोरस +5 है, जैसे नाइट्रोजन +5 है, ये उसकी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर की वैल्यू है। यदि उस वैल्यू के बराबर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है तो बीच में आपका ऑक्सीजन होगा, दोनों 2 सेंट्रल एटम है तो, राइट। यदि सल्फर है तो बीच में एक ऑक्सीजन कूद जाएगा, फास्फोरस है तो ऑक्सीजन कूद जाएगा, नाइट्रोजन है तो एक ऑक्सीजन कूद जाएगा। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। इसमें पूरी की पूरे स्ट्रक्चर का एनालिसिस हो रहा है और जो मैं बात बोल रहा हूँ ना इसी से सवाल सॉल्व होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा जो रिविजन 1.5-2 घंटे का होगा वो आपके लिए मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब आगे जल्दी से आ जाओ। अब यदि मान लो कभी ऐसा हुआ कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो उसका नॉर्मल उससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, कैलकुलेट हमारा 6 है नॉर्मल और 7 आ गया या 8 आ गया, तो इसका मतलब उसमें परऑक्सी लिंकेज है, 2 ऑक्सीजन हैं जो एक साथ जुड़े हैं जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, परऑक्सी लिंकेज है मेरे भाई। इसी तरह से यदि कोई ऐसा ऑक्सी एसिड आ रहा है जिसका नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो 6 और उससे कम आ रहा है तो इसका मतलब है उसमें यदि S है तो SS है, यदि P है तो PP है, यदि N है तो NN है। समझ गए? तो अब देख लो यहाँ, अब ये बात हर एक की लागू है। मैं N2O4 लिख दूं तो N2O4 को लेके भी उन्होंने सवाल पूछा है, तो N2O4 लिख दूं तो उसका मतलब है 4 2 जा 8, 2 से डिवाइड करो 4, नाइट्रोजन का अधिकतम क्या है +5 जो उसका नॉर्मल है और वहाँ 4 आ रहा है तो इसका मतलब NN बॉन्ड है। N2O5 लिखोगे तो वहाँ +5 आएगा, +5 है तो इसका मतलब N2O5 में NON बॉन्ड है, कुछ भी समथिंग। यहाँ पर आपके सामने यदि कोई सवाल आता है, आपका आ गया Cr2O7 डबल-, Cr2O7 का मतलब है कि आपका 7 2 14 है, 14 उधर गया, प्लस का 14 है, -2 पहले से मौजूद है, +12 है, 2 से डिवाइड करेंगे +6 है, क्रोमियम के वैलेंस में +6 है, तो इसका मतलब बीच में Cr के बीच में एक ऑक्सी लिंकेज है। तो ऐसे सवाल आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपसे पूछे जाते हैं। अब यहां पर आ जाते हैं हम, देख भाई 2 3 जा 6, 6 में 2 सब्ट्रैक्ट किए कितने बचे 4, यानी यहाँ पर कितना प्लस आ रहा है 2 आ रहा है, इसका मतलब जो उसकी नॉर्मल से कम आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ SS है। लेकिन SS के साथ यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल काफ़ी पूछे जाने वाला सवाल भी है। ये एक्चुअल में रियल में H2SO4 ही है। देखो 2 OH है, S डबल बॉन्ड O है, परंतु यहाँ पर S डबल बॉन्ड S है, इसका मतलब इस ऑक्सीजन पर OS -2 है और यहाँ पर +6 है। तो मुझे लगता है मेरे सवाल का जवाब यही मिल गया जो मैंने आपसे पूछा कि इन चारों ऑक्सी एसिड्स में ऐसा ऑक्सी एसिड ढूंढो जिनके दोनों सल्फर पर अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। तो देखो यहाँ +6 या -2 है, हाँ एवरेज निकालेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, जो नंबर यहाँ दिया हुआ होगा 3 होगा, 3
करेंगे, 2 होगा तो 2 करेंगे। अब आगे भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो सेंट्रल एटम का क्या 4 2 जा 8, 8 में से 2 चले गए 6, यानी यहाँ कितना आ रहा है 3। इसका मतलब इसमें भी SS बॉन्ड है। अब एक OH इधर लगाओ रूल के हिसाब से, फिर एक OH इधर लगाओ, फिर एक डबल बॉन्ड यहाँ लगाओ, फिर एक डबल बॉन्ड यहाँ लगाओ। अब देखो कुछ बच रहा क्या, नहीं बच रहा। तो इसका मतलब यहाँ भी +3 है, यहाँ भी +3 है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। अभी तक पहला आंसर चल रहा है। दूसरा देखो 5 2 जा 10, 10 में 2 गए कितने बचे 8, इसका मतलब 4 है, 4 है तो 6 से कम है, तो यहाँ भी SS बॉन्ड है। यहाँ भी एक OH लगाओ, यहाँ भी एक OH लगाओ, यहाँ डबल बॉन्ड O लगाओ, यहाँ डबल बॉन्ड O लगाओ, यहाँ डबल बॉन्ड O लगाओ, यहाँ लोन पेयर लगाओ। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ रही है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रही है, और दोनों का सम करके 2 से डिवीजन कर लो तो एवरेज आ जाएगा। परंतु ये भी आंसर का हिस्सा बन गया क्योंकि यहाँ भी दोनों सल्फर पर डिफरेंट OS आ रही है। ये सवाल एनटीए ने अच्छे पूछे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ ना, मैंने बहुत मेहनत करी है, तब जाके हम आपको ये सब बातें इतनी स्ट्रांगली तरीके से बता पा रहे हैं। आगे आ जाओ, H2SO6 और ट्रिक भी सिखा दी, और ट्रिक हमारे लिए हमेशा क्या करेगी, एक अच्छा काम करेगी। अब आ जाओ जल्दी से, इसके साथ 2 है, 6 2 जा 12, 12 में से 2 गए कितने बचे 10, 10 में से 2 से डिवाइड किया 5, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर भी SS बॉन्ड है और यहाँ पर भी एक OH है, इधर भी एक OH है, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो है। अब चेक कर लो इसके अंदर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 है, इसके अंदर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 है। अब यहाँ पर 2 आंसर बन गए क्वेश्चंस के हिसाब से। हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले, आपको निकालना आता है, नंबर ऑफ पाइप पूछ ले, लोन पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, बेसिसिटी पूछ ले, सबकी बेसिसिटी 2 है। ऑलवेज नहीं बोलेंगे क्योंकि हम रिएक्शन स्टेप वाइज करते हैं, पहले एक H हटाते हैं, फिर अगला H हटाते हैं, और हर एक H के निकलने की अपनी अलग अलग रेट होती है, इसलिए उनकी सबकी अलग अलग के ये वैल्यू होती है, और उसी के आधार पर एसिडिक बेसिक करेक्टर भी तय करते हैं। अब एक सवाल ये भी आपसे पूछा जा सकता है, एसिडिक ऑर्डर पूछ लिया जाए तो एसिडिक ऑर्डर का मतलब है कि आप कैसे चेक करोगे। जैसे मैं मान लो इन तीनों में पूछूं सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, सबसे ज्यादा एसिडिक ये है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा। ये मजेदार क्वेश्चन नहीं हुआ। क्यों मजेदार नहीं हुआ, ये इसलिए मजेदार नहीं हुआ क्योंकि जब हम इसमो को माइनस लाएंगे और इस पर माइनस लाएंगे, इस पर माइनस लाएंगे H निकालने के लिए, तो जो एनाइन है वो 1 रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये 2 CO से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये 3 से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो एनाइन जो बनेगा उसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए ये ज्यादा अच्छा ऑक्सी एसिड है, उससे वीक ऑक्सी एसिड, उससे वीक ऑक्सी एसिड। समझ रहे हो ना। ऑक्सीडेशन स्टेट एक नॉर्मल थ्योरी है कि H2SO4 HNO3 है तो +6 वाले को आगे कर दो, +5 वाले को पीछे कर दो। ऑलवेज सही नहीं है। देखो एक गलती दिखाते हैं, एक तुमको अच्छी बात यहीं और सिखाते हैं जो बहुत ज़रूरी है, और आपसे ये भी उन्होंने किसी पेपर में पूछी है, ये मुझे याद नहीं, मैंने क्या बोला, मैंने रीडिंग करी है और मेरे को अपने मन से नहीं कुछ बात याद आ रही है। हमने जब रीडिंग करी तो मैं इतनी सारी बातें आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ जो आपके पेपरों में उन्होंने दी है। ये देखो इधर, ये आपका डबल बॉन्ड O है, ये कौन सा है, ये आपका है H3PO4, देखो ये आपका है H3PO3 और ये है आपका H3PO2। पहले वाला है फास्फोरिक एसिड, दूसरे वाला है फास्फोरस एसिड, तीसरे वाला है हाइपोफास्फोरस एसिड। अब भाई देख जल्दी से, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आप फटाफट देखो कितना है 5, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखो आपका कितना है 3, और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखो आपका +1 है। कैसे देखो इधर -2 -1, ये हुआ -3 और +2 चला गया +1 बचा, -2 और -1 -1 +4, ये 1 चला गया +3, -2 -1 -1 -1 +5 आ गया। अब सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, सेंट्रल पर सभी फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन इसमें एक रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है और इसमें 2 रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है। ये भी सवाल आ जाता है, हाउ मेनी रिड्यूसिंग मैक्सिमम रिड्यूसिंग हाइड्रोजन प्रेजेंट इन गिवन ऑक्सी एसिड्स। तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या है आपके रिड्यूसिंग हाइड्रोजन प्रेजेंट है, समझ रहे ना। इसके अलावा भी देखो, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, इसके अलावा बहुत सारी बातें ये हैं जो मैं तुम्हें बताने वाला। अब तुमसे मैं कह देता कि भैया जरा बताओ कि इनमें सबसे अच्छा ऑक्सी एसिड्स कौन है, तो आप बड़ी तेजी के साथ इसमें पहला वाला टिक कर देते, क्या सोच के कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, बस गलत हो जाता। हमने क्या बोला कि यार ये डेफिनेशन ही नहीं सही है। डेफिनेशन सही ये है कि H निकलने के बाद बनने वाला एनायन किन कंडीशंस में सबसे ज़्यादा स्टेबल है। हर जगह ये होता, आज HF ले लो, HCl ले लो, HBr ले लो, HI ले लो, HI सबसे अच्छा ऑक्सी एसिड है इसलिए क्योंकि उसका बॉन्ड वीक है।
बात सही है, लेकिन आप सोचो आई पर माइनस है, एफ पे माइनस है, कौन ज़्यादा स्टेबल है? आई पर माइनस। क्यों? क्योंकि आई पर माइनस डीलोकलाइज्ड है उसके हैवी वैकेंट एरिया में, और एफ पर कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए वहां आया हुआ निगेटिव वहां मौजूद लोन पेयरों के साथ डिस्टेबलाइज्ड है एलएलपी के कारण, लोकलाइज्ड लोन पेयर के कारण। कंडीशन समझनी नीड है, ना कि रट्टा लगाना है। कंपटीशन अक्ल से आता है, रट के नहीं आता। आगे आ जाओ। तो भाई यदि मैं इसमें पहला एच निकालूंगा, तो पहला एच निकालूंगा तो इस निगेटिव को ये स्टेबलाइज करेगा, लेकिन ये दोनों प्लस एम के थ्रू से डिस्टेबलाइज करेंगे। इसी तरह से मैं जब ये निकालूंगा तो ये उसे स्टेबलाइज करेगा, लेकिन ये उसे डिस्टेबलाइज करेगा। लेकिन जब मैं इसे निकालूंगा तो केवल ये उसे स्टेबलाइज करेगा, तो कि एच का इफेक्ट हम जीरो लेके चलते हैं। तो इसका मतलब है सबसे इजी एच H3PO2 से निकलेगा, यानी हाइपोफॉस्फोरस एसिड से निकलेगा। क्यों मेरे भाई? क्योंकि वहां पर निगेटिव सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है। तो सबसे अच्छा ऑक्सी एसिड, उससे वीक ऑक्सी एसिड, सबसे वीक, लेकिन ऑक्सीडेशन सबसे ज़्यादा। इसलिए हमको अपनी थ्योरी पर चलना है, हमको भागादौड़ी नहीं करनी है। करेक्ट है ना? अब आ जाओ, इसमें टॉटोमरिज्म भी होती है इन ऑक्सी एसिड्स में। अब आ जाओ, आगे बात करते हैं। इसमें एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, जो कि लास्ट सवाल है, जो कि आपके एनटीए के एग्जाम में इतने सारे पेपरों में से कुछ पेपरों में पूछा गया। एक उन्होंने ये भी सवाल पूछा, उन्होंने बोला कि जैसे ये कारोज एसिड है, H2SO5 एक कारोज एसिड है, इसको परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, और एक H2S2O8 है, ये मार्सल्स एसिड है, ये परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड है। उन्होंने बोला कि इसमें एक ऑप्शन में उन्होंने इसको डाल दिया, किसी एक में इसको डाल दिया, ऐसे करके 2-3 पेपरों में है सवाल। तो उन्होंने पूछा इसमें परऑक्सी लिंकेज किस में है? हमने तुम्हें भी ट्रिक सिखाई है, बड़ी शानदार ट्रिक है। हम देखते हो 5 5 2 जा 10 10 में 2 चले गए, कितने बच्चे बताओ भाई? 8 का मतलब इसकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट से हम आगे निकल रहे हैं। यदि इसकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट से हम आगे निकल रहे हैं मेरे भाई, तो इसका मतलब है कि इसमें एक परऑक्सी लिंकेज है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था। अब बाकी को भर दो, चेक कर लो सही कि गलत। 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही, ये परऑक्सी लिंकेज है। यह -1 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, क्योंकि नॉर्मल से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो ही नहीं सकता। यहाँ देख, ये देख इधर, 8 2 जा 16, 16 में 2 चले गए, 14, 14 को 2 से डिवाइड किया, 7, 7 का मतलब ही है कि वहां पर 6 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है। इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर भी एक परऑक्सी लिंकेज है और यहाँ पर भी एक परऑक्सी लिंकेज है। तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रक्चर यहां बनेगा, राइट। अब इस पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस पे भी +6। कैसे +6 है? -2 -2 -1 -1 -2 -2 -1 -1 दोनों जगह +6। पूछ लो तुम्हें क्या पूछना है। अच्छा एक और बता दो आप, एक सवाल ऐसे आ जाए जैसे H4P2O7 और मुझसे ये पूछा जाए कि आपको 4 ऑक्सी एसिड दे दिया, ये भी पूछा गया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अपने मन से नहीं ला रहा हूँ मैं। उन्होंने बोला कि 4 ऑक्सी एसिड मैंने आपको दिए, इनमें एक ऐसा ऑक्सी एसिड पता लगाओ जिनमें 2 सेंट्रल एटम के बीच में ऑक्सीजन घुसा हुआ है। और उसमें उन्होंने एक ऑप्शन में आपका N2O5 भी रखा हुआ था, एक ऑप्शन में उन्होंने उसके अंदर P4O10 भी रखा हुआ था। P4O10 में भी तुमको पता है कि POP बॉन्ड्स होते हैं, 6 POP बॉन्ड्स होते हैं और 4 PO बॉन्ड होते हैं, पता है ना, क्योंकि केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसका ऐसे, POP 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 OP ऐसे करके स्ट्रक्चर आता है। ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ये तो 4 और 6, ये 6 POP, ऐसे करके भी सवाल उन्होंने पूछा। साथ में उन्होंने ये पूछा कि N2O है तो इसमें भी NON बॉन्ड है। NON बॉन्ड कैसे पता चला? हमें पता 5 2 जा 10 10 में शुरू से 5, यदि उसकी नॉर्मल OS उसकी और कैलकुलेटेड OS बराबर आ रही है तो बीच में ऑक्सीजन होगा। अब यहाँ चेक कर लो, 7 2 14 14 में 4 चले गए, 5 आ रहा है, इसका मतलब P और P के बीच में एक ऑक्सीजन होगा, यानी यहाँ भी POP बॉन्ड होगा। कितना इसका बेसिसिटी होगा? 4। ऑलवेज होगा? नहीं। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो उन्होंने पूछी कई पेपरों के अंदर, वो मैंने इसमें बड़ा विस्तार से तुम्हें समझा दी। समय लगा लेकिन मजा आएगा। क्यों मजा आएगा? क्योंकि हमने बहुत बातों को यहीं रिवाइज कर दिया। आपको तो केवल वीडियो वॉच करना है और जितना हो सके उतना इसको देखना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अपना समय नहीं खराब करना, मैं बार बार बोलता हूँ, अपना समय बहुत कीमती है क्योंकि समय बहुत कम बचा है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन आ गया, शानदार क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है, अरे भाई साहब ऊपर ही क्यों चले जाते हो? इसकी एक समस्या है बोर्ड की। कोई समस्या नहीं है, ये चलता रहता है, ऑनलाइन प्रॉब्लम है। अब देखो इधर, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, कुछ लिखा ही नहीं,
अरे भैया वहाँ लिखा था, है ना, ये हमने नहीं गलती करी, ये क्वेश्चन में ही गलती है। उन्होंने आपसे ऐसे उन्होंने बनाया, हमने क्या बोला, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है, ट्रू मेहनत करी है, बहुत सारे आइडियाज दिए हैं, इतना डिटेल दिया है ना कि आदमी पढ़ लेगा तो आईटी भी निकल जाएगा, है ना, इतना डिटेल दिया है। लेकिन शायद इतना डिटेल नीट के लोगों को ज़रूरत नहीं है, परंतु उन्होंने शायद पहली बारी मेहनत करी है तो बहुत अच्छी मेहनत करी है। बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बहुत सारे आलसी लोग होते हैं ना, क्वेश्चन ही नहीं होते, क्वेश्चन नए डेवलप ही नहीं कर पाते, उनके लिए उन्होंने नए क्वेश्चंस का खजाना भेज दिया है, कर लो भाई डेवलप तुम। अब आ जाओ, देखो, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पूछा है आपसे बेसिसिटी का ऑर्डर, यानी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है आपको। अब बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की सबसे छोटी सी बात होती है कि सबसे पहले चेक करो लोन पेयर लोकलाइज्ड है कि लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। तो मेरे भाई यहां देखो ध्यान से, यहां जो लोन पेयर आपको दिख रहा है वो एलएलपी में है, लोकलाइज्ड है। ये लोन पेयर डीएलपी में है, ये लोन पेयर भी यहां पर क्या है, डीएलपी में है, और ये लोन पेयर भी यहां पर डीएलपी में है। अब ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, इसका मतलब सबसे आगे 4 को कर दो, तो 4 बी में है और 4 आपका डी में है। दो तो ऐसे कट गए। ये तरीके होते हैं, ये ट्रिक सीखो, तो बहुत जल्दी करना होता है। हमको एक सवाल को आधे सेकंड में ही करना है, आधे सेकंड गलत निकला, 30 सेकंड में ही करना है, सॉरी 30 सेकंड में करना, और 30 सेकंड के लिए चीजों को ऑप्शन से कोरिलेट करो फटाफट, टाइम नहीं लगता। मैंने बोला ऑर्गेनिक को तो 2 से 3 मिनट में निपटाना है, लेकिन अभी तो मैं समझा रहा हूं, 50 बातें बता रहा हूं, इसलिए वक्त ज्यादा लग रहा है। अब आ जाओ, देखो अब यहां 4 आ गया। अब जल्दी से देख कि ये जो लोन पेयर है ये 2 तरफ से डीलोकलाइज है, और ये लोन पेयर 3 तरफ से तीन बेंजीन लगी है, और इधर एक तरफ मेथिल है लेकिन एक तरफ बेंजीन है, यानी एक बेंजीन के साथ इसका डीलोकलाइजेशन है। तो इसका 4 के बाद 1 आना चाहिए, 4 के बाद 1 आना चाहिए, यानी बी आंसर आ गया। हो गया ना। अब बताओ कहां 30 सेकंड से ज्यादा लगे। अब लेकिन बात को हमें आगे भी समझाना है, तो मेरी बात समझो, यहां जो लोन पेयर था वो लोकलाइज था, यहां लोन पेयर सब डीलोकलाइज्ड है, यहां जो लोन पेयर है वो 2 बेंजीन के साथ डीलोकलाइज्ड है, यहां 3 बेंजीन के साथ डीलोकलाइज्ड है, यहां 1 बेंजीन के साथ है। तो इसके बाद कौन आएगा, 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 1, 2, 3, ये आपका आंसर हो गया। ये नहीं है, ये सब कोई भी नहीं है। समझ गए बात को। अब आओ देखो और क्या पूछ सकता है, और आपसे ये पूछ सकता है, आपके पेपर में ही पूछा है, ये रिसेंटली अभी रिसर्च पे क्वेश्चन में पूछा है पेपर में। एक ऐसे दे दिया, एक में ऐसे दे दिया, ठीक है, एक में उन्होंने क्या किया, ऐसे दे दिया, बोला बेसिसिटी ऑर्डर बताओ। एक सवाल में उन्होंने ऐसे दे दिया, बहुत सवाल बेसिसिटी के पूछे हैं। एक बार उन्होंने ऐसे दे दिया, एक बार उन्होंने ऐसे दे दिया, एक बार उन्होंने NH2 के साथ यहाँ CH3 दे दिया, ठीक है, और एक उन्होंने सवाल पूछा ऐसा, एक बार C डबल बॉन्ड NH के साथ यहाँ पर NH2 लगा दिया, यहाँ पर NH2 लगा दिया, एक बार उन्होंने C डबल बॉन्ड NH के साथ वहाँ पर CH3 लगा दिया, यहाँ पर भी CH3 लगा दिया, एक बार वहाँ पर C डबल बॉन्ड NH के साथ यहाँ पर दोनों साइड CH3 लगा दिए, यहाँ पर एक साइड आपका उन्होंने NH2 रखा था। ऐसे करके उन्होंने कई सवाल बनाए हैं, मतलब लेकिन मैं जो हिंट दे रहा हूँ इतने काम हो जाएगा। देख, एक तो तुमको LLP DLP वाली बात ध्यान रखनी है, चेक कर ले भैया, यहाँ सब जगह LLP है, बिल्कुल सब जगह LLP, लेकिन डिग्री बता यहाँ कितना है 3, और इन दोनों जगह पर डिग्री कितना है 2, तो सबसे आगे कौन चला गया, यदि A यदि B C है तो सबसे आगे आ गया C। अब बताओ A और B में, सर A और B में यहाँ पूरी कार्बन की चेन है, वो +I लगा के इलेक्ट्रॉनों को, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ बढ़ेगी तो ये डोनेट करना आसान होगा। यहाँ भाई सब बैठे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेंगे, यानी A आगे B पीछे। आगे देखो, ये सवाल NH2 में यहाँ पर LLP में है, और ये दोनों लोन पेयर किस में हैं, DLP में हैं, और DLP के साथ यहाँ SIP लग रहा है। क्या होता है SIP, स्टीरिक इंजिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। क्या होता है स्टीरिक इंजिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, कि जब हम इसको किसी एसिड के साथ क्या करेंगे, लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन करेंगे, तो यहाँ पर अमोनियम आयन बनेगा, वो अमोनियम आयन से उसका साइज क्या हो जाएगा,
हैवी बल्कि हो जाएगा, और मेथिल भी एक अच्छा बल्कि होता है, तो दोनों के बीच में स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से दोनों दूर दूर भागेंगे, तो प्लेनरिटी उनकी बेंजीन से आउट होने लग जाएगी, यानी वो अनस्टेबल होने लग जाएंगे। इसका मतलब वो अपना लोन पर डोनेट करने में उसे दिक्कत है, क्योंकि वो लोन पर डोनेट कर रहा है तो स्टेबल होने की बजाय उल्टा अनस्टेबिलिटी की तरफ भाग रहा है। इसका मतलब है कि इसको पटक दो पीछे, यानी इसका मतलब यदि आर्थो इफेक्ट लग रहा है, SIP लग रही है, तो उसको सबसे पीछे कर दो। यदि A है, यदि ये B है, यदि ये C है, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C आएगा। समझ रहे हो ना? लेकिन एसिड में तो ऐसा नहीं होता, बिल्कुल एसिड में अलग कहानी होती है। जब यहां पर COOH लगाओ, यहां पर COOH लगाओ, NH2 को रिप्लेस करके यहां COOH, यहां COOH लगा दें, तो फिर इस वाले का एसिडिक कैरेक्टर जो आर्थो इफेक्ट के कारण बढ़ जाएगा। कैसे? अरे भाई वहां स्टेरिक क्राउडिंग होगी तो प्लेनरिटी वहां भी आउट होगी, लेकिन वहां प्लेनरिटी आउट होगी तो बेंजीन जो है वो अपना प्लस-M कैरेक्टर कम कर देगा, और यदि प्लस-M कैरेक्टर कम होगा तो आपको पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? डिक्रीज। क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीज होना -I हाइपर कंजुगेशन पर बेस्ड है, और प्लस वाले उसकी एसिडिक कैरेक्टर को कम करते हैं, और बेसिक कैरेक्टर में प्लस वाले उसको फायदा पहुंचाते हैं, माइनस वाले उसको फायदा नहीं पहुंचाते हैं, वो उसके बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। क्लियर? आगे आ जाओ फटाफट। ये एक बहुत अच्छा सवाल था। ये सवाल में उन्होंने बेसिक ऑर्डर पूछा। अब देख, उन्होंने इस पॉइंट को इंडिकेट कर दिया और उन्होंने बोला इसी पॉइंट पर आपको बताना, खुद ही इंडिकेट किया पेपर में, कुछ नहीं करना। ये बॉन्ड यूं चलाओ, ये लोन पेयर इधर से चलेंगे, ये लोन पेयर इधर से चलेंगे, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इस जगह बढ़ा देंगे। ये लोन पेयर यहाँ चलेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देंगे ऐसे करके। यहाँ कुछ होएगा नहीं, जो बना रहेगा ये प्लस आई लगाएगा बस। तो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 1 में आ रही है। यदि ये A है, ये B है, ये C है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक A है, उससे कम B है, उससे कम C है। ये इस तरह का सवाल पूछा। तो कुल मिला के हमने वहाँ पर 3-4 तरीके देखे। उनमें सबसे बात अच्छी सी मुझे समझ में आई कि सबसे पहले LLP DLP देख लो, फिर LLP DLP में सारे LLP में डिग्री चेक कर लो, और डिग्री के बाद उनमें इफेक्ट देख लो कौन कौन से लग रहे हैं, और साथ में यदि कोई ऐसा कोई सवाल आ रहा है जिसमें रेजोनेंस की कंडीशन बन रही है, और रेजोनेंस कंडीशन ऐसी बन रही है कि जिस पॉइंट को उन्होंने हाईलाइट किया है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ये सारी बातें थी। ठीक है, SIP का मतलब आपको हमने समझा दिया, SIR का मतलब भी हमने समझा दिया। वो SIR का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ में लगेगा, जिसको आर्थो इफेक्ट बोलते हैं, स्टेरिक इंजिबिशन ऑफ रेजोनेंस। क्योंकि जब कोई बेंजीन रिंग के ऊपर COOH लगा, यानी बेंजोइक एसिड है, उसके आर्थो पर मेथिल लगा दिया, यानी आर्थो मेथिल बेंजोइक एसिड है, तो आर्थो मेथिल बेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड में आर्थो मेथिल बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। वो क्यों? क्योंकि आर्थो पर लगा हुआ मिथाइल उस COOH के साथ स्टेरिक क्राउडिंग करके COOH की बेंजीन के साथ प्लेनरिटी को क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा, जिस कारण बेंजीन का जो प्लस-M इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं स्टेरिक इंजिबिशन ऑफ रेजोनेंस, और उस वजह से उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ये मैंने भी थोड़ी देर पहले बहुत अच्छे से समझा दिया। तो धन्यवाद। अब इसी पॉइंट को यहाँ, इस क्वेश्चन का यहाँ समाप्त करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये आपका 10वें नंबर का क्वेश्चन आ गया। 10वें नंबर का ये क्वेश्चन कहता है द कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड आर इलेक्ट्रोलाइज्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज आर ऑब्लिक प्रोड्यूस। बहुत अच्छा सवाल है। इन्होंने बोला पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, और साथ में बोला प्रोपेनोइक। लिख लो पहले, ये CH3COO-K+, और ये है CH3COO। इसमें एक और CH3 लिखो और यहाँ CH2 लिखो, CH2COO-K+। ठीक है, CH3CH2COO-K+ है। अब ये कहते हैं इनका इलेक्ट्रोलिसिस करो। तुम अच्छे से जानते हो कि जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो आपकी वाटर में होगी। सबसे पहला सवाल यही बन गया, वाटर क्यों लेते हैं? वाटर का जो एप्सिलॉन नॉट वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा होता है। इससे क्या, एप्सिलॉन नॉट वैल्यू आपको एक फार्मूला याद है कूलम्ब्स लॉ का, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। मेरे भाई यदि एप्सिलॉन नॉट बढ़ाओगे तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो दोनों कैटायन आयन के बीच में डिक्रीज होगा, उससे बॉन्ड इजिली क्या होंगे? ब्रेक होंगे। और हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? हमें फ़ायदा ये मिलेगा कि हम फिर वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइज करके उनको कैथोड एनोड पर क्या करेंगे? ले जाएंगे, और वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को इधर उधर मूवमेंट करा के, क्योंकि हम जानते हैं कैथोड पर होता है रिडक्शन और एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, उस कंसेप्ट से वहाँ फ्री रेडिकल जनरेट कर लेंगे, और फ्री रेडिकल जनरेट करने के बाद उनको डायमराइज करा के एक स्टेबल फॉर्म बना लेंगे। तो जैसे जब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन तुम एलिमिनेट करोगे
तो यहाँ पर ओ डॉट के साथ ये इलेक्ट्रॉन आएगा, ये तुमने निकाला। अब तुमको पता होता है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या है, रिडक्शन का मतलब क्या है, जैसे Na है, Na से Na प्लस गया और F से F माइनस गया, तो ये आपका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन है और ये आपका रिडक्शन है। ठीक है, रिडक्शन में आपको पता है कि आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो और जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो आपका वो क्या है, ऑक्सीडेशन है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है जब आपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, उसके बाद जो डॉट आया वो डॉट जो है वो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक CO2 गैस निकलती दिखाई पड़ेगी। लिविंग ग्रुप कहीं हो रहा है तो बड़ी तेजी से उसे लिविंग करा देंगे CO2 को। अब ये CO2 निकल गई। ठीक है, अब एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, तो अब यार जब इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करते हैं तो वहां पर क्या होता है, जैसे ये देखो ये F से F माइनस जा रहा है, फिर से ध्यान से समझ लो, 0 से ये -1 है, 0 से यदि ये -1 है तो ये क्या है, रिडक्शन है। रिडक्शन है तो इसका मतलब है कि ये कहाँ होगा, कैथोड पर। Na से Na प्लस है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन है, ये कहाँ होगा, एनोड पर। यही सेम थ्योरी यहाँ काम करेगी। अब जो बनेगा मेथिल, वो मेथिल यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाइमराइज हो जाएगा। तो जब ये डाइमराइजेशन कर देंगे तो यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनेगा। इसी तरह से यहाँ पर ये वाला जो है ये पार्ट अलग हो जाएगा, ये CO2 निकल के बाहर चला जाएगा तो CH3 CH2 डॉट बनेगा, ये डाइमराइज हो जाएगा तो एक तरह से ब्यूटेन बनेगा, यहाँ ये बनेगा, ये आंसर हो गया। बहुत सिंपल है। अब आपसे ये बोलेगा वो कि आप यदि सवालों में ऐसे कोई सवाल उसने दे दिया, उसने बोला CH डबल बॉन्ड CH है, यहाँ COO माइनस K प्लस है, ऐसे आएगा, आएगा क्या, आया ये एक पेपर में ये भी दिया है K प्लस है और यहाँ H लगा है। आपसे कहता है इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करो। ठीक है, करिए आपने, तो आप जब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो बोलेगा क्या बनेगा, कुछ नहीं, यहाँ CO2 हटाओ, यहाँ CO2 हटाओ, रेडिकल बना लो पहले। अब जब तुम रेडिकल बनाओगे तो ये रेडिकल बनेगा। अब तुमने इसका डाइमराइज कर दिया तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर तुम्हें यही बॉन्ड बना देना है। तो ये C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और ये वाले H एसिडिक हो जाएंगे। फिर वो आगे रिएक्शन बढ़ा देगा, बोलेगा इसमें RMgX डाल दो, ऐसे बढ़ाया उसने, RMgX डाल दोगे तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये एसिडिक H है और sp कार्बन पर जुड़ा हुआ H है। हाँ, sp2 कार्बन sp3 कार्बन पर लगा H एसिडिक नहीं है। यदि sp कार्बन पर लगा H है तो वो क्या होगा, या ऐसा कहने कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 या 3 से ज़्यादा है उन पर कोई H लगा, जैसे O पर H लगा, N पर H लगा, तो ग्रिग्नाट रिएजेंट RMgX अपना R माइनस लगा भेज के उस H को अपने पास बुला लेगा और वहाँ पर हाइड्रोकार्बन जनरेट कर देगा। तो पहले यहाँ पर बनेगा एसिटिलीन, बाद में बन जाएगा इस रिएक्शन से R सिंगल बॉन्ड H एल्कीन। ऐसे प्रोसेस आगे बढ़ाते रहो आप। फिर वो बोलेगा इसमें क्लोरीनेशन कर दो लाइट की प्रेजेंस में, तो क्लोरीनेशन के लिए एल्काइल वाला कंसेप्ट याद रखो जो आज हमने आइसोमर में सिखाया था एक क्वेश्चन में, वो एल्काइल वाला रखो। नंबर ऑफ डिग्री चेक कर लो, जितने नंबर ऑफ डिग्री उतने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बन जाएंगे। और बाई क्लोरो डाई क्लोरो प्रोडक्ट आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होंगे और आपके सवाल को 30 सेकंड में ही सॉल्व करने के लिए आपको कहा जाएगा। ठीक है ना, तो आप इतना परेशान मत हो, आगे आ जाओ। अब ऐसे करके बहुत सारे सवाल पूछ सकता है, मतलब अनलिमिटेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपसे इस टाइप से पूछे जा सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, कुछ भी पूछ ले। आपसे यही पूछ ले कि आप ये बताओ कि जैसे मान लो वो यहाँ पर एक ऐसा लिख दे, बताओ क्या बनेगा इलेक्ट्रोलिसिस से, तो क्या बनेगा, बेंजीन। अब बेंजीन बना दिया, अब उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करा दिया, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा के टॉल्यून बना लिया, एसाइलेशन करा के एसिटोफिनॉन बना लिया, ऐसा कुछ करवा लिया। अब एसिटोफिनॉन के अंदर क्या किया, LiLH4 डाल दिया, LiLH4 डाल दिया तो वो कीटोन को इसमें चेंज कर देगा, वो कीटोन को चेंज कर देगा CHOH में। अब उसी के अंदर वो क्या कर रहा है, वो जो बनने वाला कंपाउंड है उसमें बताओ कितने स्टीरियो आइसोमर है ना। अब यदि मान लो वो टॉल्यून बन रहा है तो उसमें उसने क्या क्लोरीनेशन कराओ, क्लोरीनेशन कराओगे तो एक बार मोनोक्लोरीनेशन होगा, एक बार डाई होगा, एक बार ट्राई होगा। बोले उन सबको एक्वस NaOH में डाल दो, सबको एक्वस NaOH में डाल दो, तो एक में CH2H बनेगा, एक में CH के साथ 2H लगेगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, एक में 3 OH लगेगा तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। यानी आप कहीं भी घूम सकते हो, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जितनी बात मैंने बोली सुन ली हो ना तो मजा आ जाएगा, पक्का बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो। अब तुम्हारा
अगला सवाल आ गया 11 नंबर, विच ट्रांजिशन मेटल्स हैज लोएस्ट डेंसिटी। वेरी इजी क्वेश्चन, मेरे को लग रहा था इसको करना ही नहीं चाहिए क्योंकि इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। लोएस्ट डेंसिटी की बात कर रहा है वो आपसे, तो लोएस्ट डेंसिटी का मतलब है कि आप बात डेंसिटी की हो रही है तो तुम्हें पता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम, और मास वहाँ डोमिनेटिंग फैक्टर है। तो इन सभी के अंदर आपसे लोएस्ट डेंसिटी पूछी जा रही है, तो आपका आंसर स्कैंडियम साफ साफ दिखाई पड़ रहा है क्योंकि बाकी सबका मास जो है स्कैंडियम से ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ ही रहा है तो इतना तो कॉमन सेंस है, तो इससे ज़्यादा इजी कुछ हो नहीं सकता। तो डेंसिटी का कोई सवाल आता है तो मास अपन वॉल्यूम पर लगाओ, बिंदास खेल खेलो, दिमाग मत खराब करो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई बहुत टाइम लगाने की नीड थी नहीं। अब आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, काय का डायगोनल रिलेशनशिप, ये सब तो बच्चों वाले सवाल हैं, इनमें टाइम लगना चाहिए। लिथियम, लिथियम के बाद इधर कौन आता है, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कौन आता है, बोरान, इधर कौन आता है, Na, यहाँ कौन आता है, Mg, यहाँ कौन आता है, Al, Al के साथ Si। और बस ये तीन ही डायगोनल हमको ध्यान रखने पड़ते हैं, उसमें भी मेनली ये दो डायगोनल है, ये बहुत रेयरली चलता है। ठीक है, अब इस वजह से लिथियम के साथ मैग्नीशियम ये डायगोनल एक बन रहा है, बोरान के साथ सिलिकॉन एक डायगोनल ये बन रहा है, Mg के साथ Al नहीं बनता है, बेरिलियम के साथ Al बनता है, तो 1 और 2 इसका आंसर हो गया, ये C हो गया, ये डायगोनल है। अच्छा, डायगोनल से कई फायदे हैं, जैसे डायगोनल से ये फायदे होते हैं कि Al3+ की 5 वैल्यू यानी पोलराइजिंग पावर बहुत है, तो Be2+ की पोलराइजिंग पावर भी बहुत है। डायगोनल रिलेशनशिप है तो उनके बीच में काफ़ी सिमिलरिटी है, परंतु यदि बात करें पोलराइजिंग पावर की तो जरा ध्यान से सुनना, ये सब बातें आई हुई हैं फजान्स के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो जो 3+ है ना, उस पर चार्ज ज़्यादा है और चार्ज डोमिनेंट होता है, परंतु इस केस के अंदर जो इनका डायगोनल है ना, इसकी वजह से जो एरिया पर जब चर्चा हुई, एरिया पर, तो फिर उसमें बहुत सारे जब फैक्टर्स काउंट किए गए तो फाइनली ये निकला, फार्मूले के अकॉर्डिंग सारा कैलकुलेशन किया गया, तो इसका 5 वैल्यू ज्यादा पाया गया जबकि चार्ज कम है। तो ये भी एक डायगोनल रिलेशनशिप का ये इफेक्ट है, समझा। बाकी सब जगह चार्ज फैक्टर ही डोमिनेंट रहेगा, करेक्ट। दूसरी बात, लिथियम मैग्नीशियम में साइज यदि प्रैक्टिकल बात करें तो लिथियम का छोटा है मैग्नीशियम से, लेकिन जब आयंस में गए Li+ Mg2+, तो लिथियम प्लस का साइज Mg2+ के साइज से बड़ा पाया गया, यानी Li+ का साइज Mg2+ के साइज से बड़ा है। अच्छा, तो ये भी डायगोनल रिलेशनशिप ही इसका एक मेन कारण है। तो डायगोनल रिलेशनशिप से बहुत सारी चीज़ों में सिमिलरिटीज हो गई। स्ट्रक्चर को ले लो, यदि ये BeH2 है और इसका होल एन है, तो यहाँ भी AlH3 का होल एन है। यदि इसमें बनाना बॉन्ड बन रहा है, ऐसे करके बनाना बॉन्ड बनता रहेगा, ऐसे करके ये गाड़ी चलती रहेगी आगे की तरफ, ऐसे ऐसे बनाना बॉन्ड ये आते रहेंगे, ये बनाना बॉन्ड ऐसे आते रहेंगे एन टर्म में ये। तो सेम थिंग यहाँ पर है, यहाँ पर भी Al के साथ, ये Al के साथ ऐसे बनाना बॉन्ड यहाँ भी बनेगा और यहाँ पर भी बनाना बॉन्ड बनेगा, ये H है। अब इसी तरह से आगे जो है, आगे की कहानी पर ऐसे चलता रहेगा, H है। तो इसमें क्या होगा कि जो थ्योरी यहाँ लग रही है वही थ्योरी यहाँ लग रही है। अब यदि मैं यहाँ डाइमर बना रहा हूँ तो यहाँ पर भी आपका क्या, एक H इधर ये बन गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, फिर आगे ऐसे थ्योरी हम बढ़ाते रहेंगे बनाना बॉन्ड के अकॉर्डिंग। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सेम थिंग है। यदि मैं यहाँ पर BeCl2 ले रहा हूँ, देखना BeCl2 ले रहा हूँ, तो Be के साथ यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ पर भी B के साथ Cl ले रहा हूँ। यदि ये इससे कोऑर्डिनेट कर रहा है तो ये इससे कोऑर्डिनेट, ऐसे क्रम चलता रहेगा। तो जब मैं Al का Cl3 ले रहा हूँ तो Al के Cl के साथ ये Cl है, यहाँ Al के साथ ऐसे Cl आ रहा है, तो ये Cl इससे कोऑर्डिनेट करेगा, ये इससे कोऑर्डिनेट करेगा, ऐसे क्रम चलता रहेगा। ये सब सवाल आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो मैंने जो बातें बताई ये सब पेपर में है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब 13 नंबर का सवाल आ गया। ये अधूरा सवाल है यार, यहाँ पर ऑप्शन ही गायब है भाई साहब। ये हाल हो जाता है, पेपर का है या हो सकता है यहाँ हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर की भी मिस्टेक हो सकती है, पेपर में गलती ना हो। यहाँ पर थीरियो है, इरिथ्रियो की जगह यहाँ पर थीरियो है, 2 3 ये सेम है। अब यहाँ देख लो, और फिर यहाँ मिक्सचर है,
तो इसमें सवाल बड़ा सरल है। ये कौन सा फॉर्म है सर? सिस फॉर्म है। सिस है तो कार का मतलब सिस एंटी रेसमिक, कैट सिस एंटी थीरियो, राइट। ये सी को यहाँ टी कर दें, ए टैम ट्रांस एंटीमिजो, तो ये हो जाएगा TAS TAE ट्रांस एंटी इरिथ्रियो, समझ रहे हो ना। इसी तरह से यहाँ पर यदि हम सिस एंटी की जगह वो कर दें तो ये हो जाएगा सिस सिन मीजो, CSM सिस सिन मीजो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्रांस सिन रेसमिक, ये हो जाएगा। ऐसे कहानी चलती है इनकी। तो यहाँ पर जो तुम्हारा सिस है उसमें आप Br2 डाल रहे हो। Br2 आपको पता है कौन सा एडिशन है? एंटी एडिशन। खाली Br2 होता है ना, Cl2 वाटर, Br2 वाटर का भी एडिशन एंटी है, समझ रहे हो ना। तो Br2 CCl4 Cl2 वाटर Br2 वाटर ये सब एंटी एडिशन करते हैं, राइट। अच्छा, यदि तुम इसमें ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड डाल देते या कोल्ड KMnO4 डाल देते तो वो सिन एडिशन था, समझ रहे हो ना। हाँ, यदि तुम इसमें परबेंजोइक एसिड डालते या मेटाक्लोरो MCPB या मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड डालते, कोई परऑक्सी एसिड्स का कोई भी एग्जांपल लेके चलते, तो पहले तो सिस के साथ 6 एपॉक्सीडेशन होता, ट्रांस के साथ ट्रांस एपॉक्सीडेशन होता, लेकिन यदि उसमें वाटर डालते एसिडिक मीडियम में तो फिर क्या हो जाता? वो कहानी जो है वो एंटी में चली जाती, राइट। यानी इसका मतलब है कि यदि मुझे 2 OH को इसके एंटी जोड़ना है तो पहले मैं क्या करूं? पर एसिड से इसको सिस से सिस एपॉक्सीडेशन, ट्रांस से ट्रांस एपॉक्सीडेशन बनाऊं और फिर वाटर डाल के एंटी OH ले लूंगा, बिल्कुल। और यदि आपको सेम साइड OH रखना है तो फिर आपको क्या करना होगा? आपको इसमें कोल्ड KMnO4 डालना होगा और या फिर आपको ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड डालना होगा। अच्छा, यदि आपको बॉन्ड ब्रेक करना है तो हॉट एंड कंसंट्रेट KMnO4 डाल दो, बॉन्ड ब्रेक कर दो, ओजोनोलिसिस हो जाएगा। जैसे ओजोनोलिसिस होगी तो एक ऑक्सीजन उधर जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन उधर जुड़ेगा, ऐसे उसमें हो जाएगा। लेकिन यदि उसमें कोई एल्डिहाइड ग्रुप हुआ तो क्या होगा? यदि उसमें कोई एल्डिहाइड ग्रुप बन रहा होगा तो वो एसिड तक जाएगा, रुकेगा नहीं। यदि KMnO4 आपने डाला, ओजोन में एल्डिहाइड में रह जाएगा। यदि तुमने ओजोन के साथ क्या लिया है? जिंक लिया है या डाइमिथाइल सल्फर लिया है, लेकिन यदि तुमने वहां वाटर ले लिया तो वो H2O2 बन के उसको ऑक्सीडाइज कर देगा CHO को, तो उसमें भी रिएक्शन COOH में जाके रुकेगी। क्लियर है ना। ये सारी बातें कहीं ना कहीं पूछी गई हैं। अब आ जाओ, यहां क्या होगा? सिंपल, सिस है, एंटी एडिशन है, तो सिस एंटी के साथ थीरियो बनेगा, तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन सही था। यहां पर थीरियो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन बनेगा, करेक्ट। तो अब मुझे लगता है ये बात तुमको ध्यान रहेगी या तो भूलोगे नहीं। बहुत मजा आता है डिस्कशन करने में यार, टाइम जरूर लगता है लेकिन मजा बहुत आता है, मैं पक्का बोल रहा हूँ। अब आ जाओ, हाउ विल यू कन्वर्ट ब्यूटेन टू ओन टू प्रोपेनोइक एसिड? ब्यूटेन टू ओन टू प्रोपेनोइक एसिड के अंदर बड़ा मजेदार सवाल है, बड़ा पूछे जाने वाला सवाल है, और कई एनटीए कई पेपरों में इस टाइप का सवाल आया है। ब्यूटेन टू ओन, ये ब्यूटेन टू ओन, और ब्यूटेन टू ओन को ये कह रहे हैं कि तुमको प्रोपेनोइक एसिड में चेंज करना है। बड़ा सरल है भाई मेरे, इस पर यहाँ मिथाइल है ना, ये अल्फा मिथाइल है, अल्फा मिथाइल है तो I2 के साथ इसकी रिएक्शन कराओ तो आइडो फॉर्म होगा तो ये बनेगा CI3C डबल बॉन्ड OCC। अब क्या करोगे? अब तुम इसकी रिएक्शन जब आगे कराओगे किसके साथ? NaOH के साथ, तो फिर जो रिएक्शन होगा ये H तो यहाँ इंसर्ट करेगा, बाकी ये पूरा पार्ट यहाँ निकल जाएगा और वो बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, और साथ में आ जाएगा CHI3। ये आइडो फॉर्म है, इसको आप लूनार कास्टिक के सोल्यूशन में डाल दो AgNO3 में, तो ये AgI का येलो PPT आ जाएगा। ये आइडो फॉर्म टेस्ट होता है। अब इन्होंने यहाँ देखो C में आइडो फॉर्म टेस्ट दिया है, और उसके बाद इसको तुम क्या करो? H प्लस डाल दो। देखो इस सवाल में H प्लस इन्होंने बाद में लिया है, बहुत समझदारी दिखाई है, तो तुम्हारा वो प्रोडक्ट मिल गया जो तुमसे यहाँ पूछा गया है। ठीक है, ये बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत पूछा जाएगा, बस तुमको ध्यान रखना है अल्फा मिथाइल का, है ना। कहीं पर भी अल्फा मिथाइल है वहाँ आइडो फॉर्म टेस्ट हो जाएगा। अब बात आती है टॉलन रिएजेंट और फेलिंग की। तो तुमको पता है टॉलन रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट दोनों ही कीटोन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, राइट। अब बात आती है कि NaOH और NaI, तो NaOH और NaI ये आइडो फॉर्म टेस्ट नहीं है,
है ना। आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, NaOH प्लस I2 होता है या NaOI होता, NaOI, खाली NaI, मतलब ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया ऑप्शन है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता आपकी अब कोई यहां गलती करेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये 15 नंबर सवाल आ गया, क्या लिखा है, पुलिंग प्रोसेस है। पढ़ा है पुलिंग प्रोसेस, कहां होता है पुलिंग प्रोसेस, बताओ। अरे मेरे भाई, पुलिंग प्रोसेस मेटलर्जी में, कॉपर में, लेड में, कैसेटराइट में, टिन स्टोन, SnO2 में, PbO गैलेना में, CO2O में, इन सब में क्या होता है, ये पुलिंग होता है। क्या होता है पुलिंग में कि पहले जैसे मान लो कॉपर पाइराइट है CuFeS2, उसको हम तमाम सारे मेटलर्जिकल ऑपरेशंस करते हुए, है ना, जैसे पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंसंट्रेशन करेंगे, कंसंट्रेशन के बाद क्या होगा, कंसंट्रेशन के बाद हम उसको क्या करेंगे, आगे ले जाएंगे, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं। उनको करते हुए जब हम फाइनली CO2O में पहुंच जाएंगे तो वो CO2O को हम क्या करेंगे, उसके अंदर इंप्योरिटी को खत्म करने के लिए पोलिंग करेंगे। और पोलिंग में क्या होगा, एक ग्रीन वुड होगी, ग्रीन वुड को क्या करेंगे, घुमाएंगे। अब जैसे उसको घुमाएंगे तो ग्रीन वुड से हाइड्रोकार्बन्स निकलेंगे, उसमें स्पेशली मेथेन CH4 होगी। वो मेथेन, ये गलत लिखा है यहाँ, CO2O नहीं, देखो ये भी मिस्टेक है, यहाँ CO2O होना चाहिए। CO2O के साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। जब वो CO2O के साथ रिएक्ट करेगी तो वहां से CO2 निकलेगा। क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। अब CO निकलेगी, गलत बोल गया मैं, CO निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी CO, और साथ में आपका क्या निकलेगा, Cu। यानी इसका मतलब जब हम इसमें मेथेन डालेंगे तो क्या होगा, एक तो Cu बनेगा, यहाँ पर एक आपका क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, और एक आपका कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। अब चेक कर लो आप, एक कार्बन एक ऑक्सीजन हो गया, राइट, और यहाँ पर आपके चारों हाइड्रोजन है, तो इसमें हम इसकी वैलेंसी को बढ़ाते रहेंगे, उसके हिसाब से यहाँ पर काम हमारा चलता रहेगा, उसी हिसाब से यहाँ Cu हमें मिल जाएंगे। करेक्ट है ना। एक और बात समझा दूं, सेम यही प्रोसेस PbO को PB बनाने में भी किया जाता है और SnO2 को Sn में चेंज करने के लिए किया जाता है। एक और बात यही समझा दें कि Cu2O को Cu में ले आए, ये तो आपका पुलिंग के थ्रू लाए, तो ये जो कॉपर आता है, ये कॉपर को बाद में रिफाइनिंग करते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करके फिर उसको क्या करते हैं, प्यूरिफाइड करते हैं। एक और भी बात आती है जो बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या है महत्वपूर्ण, कि ये सारी बात तो पुलिंग के अंतर्गत हो गई, जो हमने तुम्हें यहाँ समझा दी, कहाँ कहाँ पुलिंग लगेगा, ये बात क्लियर हो गई। अब ये आती कि इसमें क्या होगा, इसमें नहीं कर सकते पुलिंग ना, इसमें हम क्या करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस लेते हैं। ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हम अपने उस ओर को, जो हम कंसंट्रेटेड ओर होता है हमारा, उसको धीरे धीरे करके नीचे लाते हैं, तो उसमें साथ में हम क्या करते हैं, हम साथ में वहाँ कार्बन का भी इस्तेमाल करते हैं, ऊपर हम कार्बन ले लेते हैं, चारकोल ले लेते हैं, उसको भी नीचे लाते हैं। तो एक पर्टिकुलर रेंज यानी 710 डिग्री से कम टेम्परेचर पर वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होती है। वो कार्बन मोनोऑक्साइड Fe2O3 को Fe में चेंज करने का काम करती है, लेकिन कुछ Fe2O3 नीचे चला जाता होगा, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो फिर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन वो 710 या उससे कम टेम्परेचर पर है। तो उसके बाद यदि कुछ आयरन Fe2O3 के रूप में नीचे गया भी होगा तो वहां पर वो कार्बन उसको Fe में चेंज कर देगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात थी। Al2O3 से Al का काम हम हेल हेलॉइड से करते हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि एल्मुना जो है उसमें एल्युमिनियम पर एक ऑक्सीजन की स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव लेयर है। उस प्रोटेक्टिव लेयर को हटाने के लिए हमको नॉर्मल कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की तो दम ही नहीं है। और यदि हमने कार्बन लेके टेम्परेचर बढ़ाया भी तो समस्या क्या हो जाएगी, एल्युमिनियम का कार्बाइड बन जाएगा। अब एल्युमिनियम का यदि कार्बाइड बन गया तो हम तो गए थे वहां Al2O3 को Al में चेंज करके और लेके आ गए Al4C3। अब Al4C3 का क्या करेंगे, और यदि Al4C3 बन भी जाए तो उसे वाटर में हाइड्रोलाइज करके वापस से मेथेन और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना के वापस ही एल्मुना Al2O3 बनाना पड़ा गर्म करने के बाद। तो मतलब क्या निकला, तो इसका मतलब है कि हम कार्बन का इस्तेमाल बहुत हाई टेम्परेचर पर नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बन का यूज हमने बहुत हाई टेम्परेचर पर किया तो वहां कार्बाइड्स बनने लग जाते हैं। क्या बनने लग जाते हैं, कार्बाइड्स बनने लग जाते हैं। तो फिर क्या करूं, तो वहां पर हमको पहले उसके टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। तो जो इसका टेम्परेचर है बहुत ज्यादा होता है, 2200 डिग्री सेंटीग्रेड के भी ऊपर होता है। तो और एल्युमिनियम का अपना टेम्परेचर भी 2000 के आसपास होता है, यानी 2000 से थोड़ा ज्यादा ही होता है। तो यदि मैंने
कोई ऐसा कुछ लिया और बहुत हाई टेम्परेचर तक उससे हम गर्म करते चले गए तो पता चला हमारा एल्युमिनियम ही वेपराइज्ड हो गया, निकल गया बाहर। हम तो गए थे एल्युमिनियम को Al2O3 से एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने और एल्युमिनियम निकाल के बाहर फेंक दिया क्योंकि इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ये बात भी गलत है। तो हमको इसको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, है ना, इसको कंडक्टिंग बनाना पड़ेगा नॉन कंडक्टिंग से। तो नॉन कंडक्टिंग से कंडक्टिंग बनाने के लिए इसमें हमें Na3AlF6 मिलाना पड़ेगा। और Na3AlF6 का काम क्या है, उसमें फ्लोरीन है और फ्लोरीन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी हो, उस लेके बारे सरदार का नाम मागे अली महान जान कर फेंके सीडी कोई, नीचे सुनो प्रभात है कौन, आइए आगे होंगे ब्रह्मानंद पंडित जी, कलावती सोना लाई फ्री में। तो जो एफ आता है वो बिल्कुल नीचे आता है, वो Li सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और एफ जो है सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो क्या करेगा, Na3AlF6 जब हम इसमें डालेंगे तो वो इसके टेम्परेचर को कम करके 900 से 1000 के आसपास ला देगा और बाद में हेल एलॉल्ट प्रोसेस के थ्रू हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की उस प्रोटेक्टिव लेयर को हटा के एल्युमिनियम वहां से बनाएंगे और फिर उसको हुक प्रोसेस के थ्रू और ज्यादा क्या कर लेंगे, रिफाइन कर लेंगे। ध्यान रहे, अब इससे बहुत अच्छी बातें हमने तुम्हें बताई हैं। साथ में तुम इसमें एक और बात पढ़ लेना कि एल्युमिना जो है उसका मेन ओर है एल्युमिनियम का, उसमें 3 और प्रमुख प्रोसेस हैं जिसके थ्रू हम Al2O3 लाते हैं। एक सरपेक प्रोसेस, बेयर प्रोसेस, है ना, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, सरपेक और बेयर, ठीक है, और हॉल्स प्रोसेस भी है। तो उन तीनों को पढ़ना है, उनमें सरपेक और बेयर को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप रीड कर लें अच्छे से NCERT से। तो मुझे लगता है कि जो बात मुझे बतानी थी वो अब यहाँ तुम्हारे लिए क्लियर हो गई है, ठीक है। सभी ओर्स का भी ध्यान रखो, जैसे सवाल ओर्स पर बहुत पूछे जाते हैं, सीधा पूछ लेगा कि कॉपर का मेन ओर कौन है, CuFeS2 है कि Cu2S है, तो CuFeS2 है। लो ग्रेड कॉपर किससे मिलेगा, तो वो Cu2S से मिलेगा। मेन और कौन है, वो CuFeS2 है। CuFeS2 मेन है तो वहाँ लो ग्रेड कॉपर नहीं मिलेगा, वहाँ अच्छा कॉपर मिलेगा। इसी तरह Pb का मेन और कौन है, PbS गैलेना, है ना। ऐसे करके आपसे बहुत सारे ZnS जिंक ब्लेड ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। कभी बोलेगा ZnS से Zn में क्या करोगे, तो ZnS को पहले क्या करो, ZnO में ले जाओ, ZnO से फिर Zn में ले जाओ। तो ZnO से Zn में हम कार्बन रिडक्शन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो Al2O3 में कार्बन रिडक्शन क्यों नहीं लगा सकते, यार इसलिए नहीं लगा सकते, वहाँ एल्युमिनियम के कार्बाइड बन जाएंगे। ऐसी बहुत सारी बातें जो हमने तुम्हें बताई, ये सब तुम्हारे NTA के बहुत सारे पेपरों में थी, परंतु हम ये चाहते हैं कि आप थोड़ा और इस पर कंसंट्रेट करें क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है और इस थ्योरेटिकल चैप्टर पर आपकी अपनी कंसंट्रेशन की बहुत आवश्यकता है और वो आप कर सकते हो कैसे, NCERT के माध्यम से। अभी आपका बहुत टाइम है, मैं क्या डरो मत, 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कॉम्पिटिशन्स के लिए। ये लास्ट के 10 दिन है, इसमें केवल आपको करना क्या है, अपने को रिफाइन करना है। जैसे हम यहाँ रिफाइन करके प्योरिटी ला रहे हैं, आप रिफाइन होकर डॉक्टर बनने की